एपिसोड 401 टू 410। अध्याय 401 बॉस रूम की लड़ाई भाग 2। विलियम ने अपनी सब क्लास बदलकर आइस विजार्ड कर ली और अपने राजा की सेना के सभी सदस्यों को बर्फ के कवच से लैस कर दिया। हालांकि वे संख्या में असमानता का सामना करने के लिए पहले से ही काफी मजबूत थे, फिर भी वह कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था और उसने उनकी सुरक्षा को और भी मजबूत कर दिया। सभी को रक्षात्मक क्षमता प्रदान करने के बाद विलियम एला की पीठ पर सवार होकर 1000 सैनिकों वाली गोब्लिन सेना पर टूट पड़ा। उसका निशाना वह हॉबगोब्लिन जादूगर था जो अपनी सेना पर शक्तिवर्धक मंत्रों का प्रयोग कर रहा था। विडंबना यह है कि इस विशेष हॉबगोब्लिन जादूगर की दूसरी मौलिक जादुई शक्ति जीवन जादू थी। जीवन जादू उपचार करने और किसी को भी लाभकारी शक्ति प्रदान करने में माहिर था, जिसने 1000 सैनिकों वाली गोब्लिन सेना को और भी दुर्जय बना दिया। राहत की एकमात्र बात यह थी कि हॉबगोब्लिन विच डॉक्टर ने हाल ही में शताब्दी रैंक प्राप्त की थी और उसके पास इतनी माना शक्ति नहीं थी कि वह अपनी पूरी सेना को शक्तिशाली बफ्स दे सके। हालांकि वह अत्यंत बुद्धिमान था और उसने अपने शक्तिशाली बफ्स को अपनी सेना के कुलीन सैनिकों अर्थात हॉबगोब्लिन नेताओं, बरसेरकर्स, गोब्लिन शमनों और हॉबगोब्लिन सरदार पर केंद्रित किया। बॉस रूम के अंदर हथियारों, सींगों, पंजों, नुकीले दांतों और जादू का हिंसक टकराव छिड़ गया। विलियम जानता था कि सबसे बड़े खतरे को खत्म करने से उसकी सेना पर बोझ कम हो जाएगा। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था कि वह मिनोटॉर जनजाति के उन सदस्यों को नहीं बुला सका जो इस समय कालकोठरी के मुख्य कक्ष में दूसरे गोब्लिन क्रिप्ट के अंदर मौजूद थे। ऐसा प्रतीत होता था कि कोई शक्तिशाली अवरोध मौजूद था जो इसे होने से रोक रहा था। विलियम ने इयान और वैंडी की सुरक्षा का जिम्मा ब्लैक विंग्ड पैंथर्स को सौंपा, जो अपनी सर्वांगीण आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं के लिए जाने जाते थे। मैं चल रहा हूँ। कासोगोनगा की मनमोहक आवाज हॉबगोब्लिनों के युद्ध घोषों में दब गई, जो उसे काटकर टोफू बनाने पर तुले हुए थे। सौभाग्य से इंद्रधनुषी रंग का चींटीखोर शाकाहारी नहीं था और उसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल दिया। इसके सुरक्षात्मक शल्क हेस्टिया की दुनिया में सबसे कठोर शल्कों में से थे, जिसके कारण इसे अपने साथियों के बीच लुढ़कती आपदा का उपनाम मिला था। इंद्रधनुषी पक्षियों ने जोर जोर से गालियां दी और अपने लॉलीपॉप का इस्तेमाल करके जादुई मिसाइलें दागी, जिससे गोब्लिन सेना का बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। बेवकूफ हॉबगोब्लिन, बेशर्म, हरे रंग की चमड़ी वाले कायर, दफा हो जाओ। विलियम की सेना में वे सबसे शोर मचाने वाले जीव थे और उनके श्रापों से सभी हॉबगोब्लिन गुस्से से पागल हो जाते थे। इसी वजह से हॉबगोब्लिन शिकारियों ने उनकी संख्या को काफी कम कर दिया, क्योंकि वे विशेष रूप से उनके घिनौने मुखों के कारण उन्हें निशाना बनाते थे। फेनरर और उसके ट्रोलहाउंड्स का झुंड युद्ध के मोर्चे पर सबसे आगे था और हॉबगोब्लिन्स के साथ जानलेवा लड़ाई लड़ रहा था। अपनी जबरदस्त पुनर्जीवन क्षमता के कारण वे बार बार वार झेलने के बाद भी फिर से खड़े हो गए। विलियम के दल में सबसे कुख्यात लड़ाके सुप्रीम किलकोआ थे, जो विशालकाय हिंसक जानवरों में बदल गए थे और अपने विशाल पंजों की पहुंच में आने वाली हर चीज को चीर फाड़ कर देते थे। उनकी त्वचा बहुत सख्त थी और भले ही उनके शरीर में दर्जनों तीर धंसे हुए थे, फिर भी उनका हमला कभी नहीं रुका। अगर वे इंसानी भाषा में बात कर पाते तो वे सब बस इतना ही कहते, ये तो बस एक मामूली खरोंच है, और अपना हत्या का सिलसिला जारी रखते। दूसरी ओर सेंटोस ने अपनी अद्भुत निशानेबाजी का इस्तेमाल करते हुए गोब्लिन सेना पर तीरों की बौछार कर दी। विलियम द्वारा दिए गए विशेष वरदान भी उन पर लागू हो गए थे और वे श्रेणी सी के जीवों से श्रेणी ए के जीवों में परिवर्तित हो गए थे। बेस्टियन और उसके साथी अपनी ताकत में आए इस अचानक वृद्धि से बहुत हैरान थे। हालांकि इस बारे में विलियम से सलाह लेने का ये सही समय नहीं था। उन्होंने अपना पूरा ध्यान लंबी दूरी के हमलों से गोब्लिन सेना को कमजोर करने पर केंद्रित कर दिया। योजक चिन्ह। इसी बीच मैजिक क्रिस्टल कैवन के अंदर गहराई में थोर और रैग्नार में हलचल शुरू हो गई। उनके शरीर में जादुई ऊर्जा भंवर की तरह एकत्रित हो रही थी और उनका शरीर चमक रहा था। अपने दोनों भाइयों के बगल में सो रही दिया सोती रही। उसे अपने आसपास हो रहे बदलावों का कोई आभास नहीं था। योजक चिन्ह। 5 ब्लैक विंग्ड पैंथर्स की सुरक्षा में इयान और वैंडी ने एक के बाद एक मिलकर लड़ाई लड़ी। ये जादुई जीव विलियम के झुंड में हाल ही में शामिल हुए थे और विलियम द्वारा किए गए बदलावों के कारण उनकी शक्तियां भी बढ़ गई थीं। पैंथरेस, जिससे विलियम शाला कहता था, समूह में सबसे बड़ी पैंथर थी। उसने 1020 डोमेन छोड़ने के बजाय विलियम के लीजन में शामिल होने के निमंत्रण को स्वीकार करना चुना था। कारण पैंथरेस को यह आभास था कि अगर उसने इस अवसर को गंवा दिया तो वह बहुत कुछ खो देगी। हालांकि काले पंखों वाले पैंथर आमतौर पर अकेले रहने वाले जीव होते हैं, लेकिन उन्होंने अमर भूमि के प्रवेश द्वार वाली छिपी हुई घाटी में जीवित रहने के लिए एक साथ रहने और समूह बनाने का फैसला किया था।
इसी वजह से वे पदानुक्रम में प्रमुख समूहों में से एक बने रहे और किसी ने भी उनसे उलझने की हिम्मत नहीं की। शाला ये भी समझ गई थी कि विलियम द्वारा उन्हें मान्यता दिलाने के लिए उसे भी योगदान देना होगा। फिलहाल उसका काम हाफ एल्व्स प्रेमियों की रक्षा करना था और उसने और उसकी ब्लैक विंग्ड पैंथर्स की टीम ने यह सुनिश्चित किया कि दोनों महिलाएं सुरक्षित रहें। उन्होंने अपने लोहे के समान कठोर पंखों का इस्तेमाल करके उन दो लड़कियों पर आ रहे तीरों की बौछार को रोका। पैंथर्स ने विलियम की प्रेमिकाओं पर आ रहे काले जादू के मंत्रों को भी अपने शरीर से रोककर अपनी जान की बाजी लगा दी। विलियम के पास डार्क मैजिक के प्रति जो प्रतिरोध क्षमता थी, उसके कारण इन मंत्रों से उनके कठोर जादुई शरीरों पर केवल मामूली खरोंचें ही आईं। इयान और वेंडी समझ गए थे कि विलियम ने जानवरों को उनकी रक्षा के लिए तैनात किया था, इसलिए वे विलियम और योद्धा आइबेक्स की तरह लड़ाई के केंद्र में नहीं उतरे। वे केवल अग्रिम मोर्चे पर लड़े, ट्रोलहाउंड्स और सरकोप्स बंदर की मदद से दुश्मनों की संख्या कम करने में सफल रहे। विलियम के हाथ में स्टॉर्मकॉलर गड़गड़ाया और बर्फीले टुकड़े हवा में उड़ने लगे। हॉबगोब्लिन सरदार और हॉबगोब्लिन जादूगर की रक्षा कर रहे नेताओं ने विलियम और उसकी बकरियों से झड़प की। जाओ विल, एला ने हॉबगोब्लिन सरदार पर अपने खुर पटकते हुए कहा, जिसने उस पर अपनी तलवारें लहराई थीं। इन हॉबगोब्लिनों को हमारे हवाले कर दो, पहले इनके सरदार को मार गिराओ। समझ गया, अपना ख्याल रखना माँ, विलियम ने जवाब दिया और उसकी पीठ से कूदकर उस अनुबंधित राक्षस की ओर दौड़ पड़ा जो चारों ओर से बौनों से घिरा हुआ था। नोट: हाँ, एला और विलियम आमतौर पर इसी तरह बात करते हैं। बाहरी लोगों को सिर्फ मी सुनाई देता है। तो आप बाहरी हैं या नहीं? हाँ हाँ हाँ। स्टॉर्मकॉलर तेजी से चमक उठा और उसकी नोक से बिजली की किरणें निकलने लगीं। विलियम ने अपना भाला चलाया और अपने रास्ते में आ रहे हॉबगोब्लिनों को उड़ा दिया। जले हुए मांस की गंध हवा में फैली हुई थी, लेकिन इससे हॉबगोब्लिन विलियम की ओर बढ़ने से नहीं रुके। उनकी आंखें खून से लाल थीं। बर्फीले पत्थरों का साम्राज्य। विलियम दहाड़ा और उसके चारों ओर की हर चीज जमीन से निकले हुए नुकीले बर्फीले कांटों से घिर गई। आइसिकल रील्म विलियम का टेरिटरी स्पेल है। बैटल डोमेन की तरह यह विलियम को तेज धार वाले बर्फीले टुकड़ों का एक क्षेत्र बनाने की अनुमति देता है जो जल्द ही फटकर नुकीले प्रक्षेप्य में बदल जाते हैं और विलियम और उसके सहयोगियों को छोड़कर अपने संपर्क में आने वाली किसी भी चीज को भेदते, चीरते और काटते हैं। तेज बर्फीले टुकड़ों के उनके शरीर में चुभने से हॉबगोब्लिन रक्षक दर्द से चीख उठे। उनकी संरचना में आए इस क्षणिक अंतराल का फायदा उठाते हुए विलियम ने अपना भाला लहराया और उनके सिर धड़ से अलग कर दिए। हॉबगोब्लिन जादूगर ने अपनी टेढ़ी मेढ़ी उंगलियों से विलियम की ओर इशारा करते हुए एक मंत्र पढ़ा। विलियम ने अपने हाथों में भाला पकड़े हुए दुष्टतापूर्ण मुस्कान के साथ दूर खड़े हॉबगोब्लिन जादूगर के सामने दीवार बनाकर खड़े रक्षकों की ओर निशाना साधा। क्विक शॉट शैपर्ड फोर्थ फॉर्म, विलियम चिल्लाया। ग्रैंड बजूका। अध्याय 402, बॉस रूम की लड़ाई समाप्त। स्टॉर्मकॉलर के शिखर से एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ और उसने उन हॉबगोब्लिनों को उड़ा दिया जिन्होंने अपने नेता की रक्षा के लिए एक दीवार बना रखी थी। भाले की विद्युत तत्व की शक्ति के कारण ग्रैंड बाजूका में विद्युत तत्व समाहित हो गया था। विलियम के क्विक शॉट शैपर्ड कौशलों का किसी भी तत्व से कोई संबंध नहीं है। ये कौशल विलियम की आभा से सशक्त हुए थे। यह उन मामलों के समान है जहां उसने अपने हथियारों में आभा का संचार किया था ताकि वे रिमोट कंट्रोल हथियार की तरह हमला कर सकें। इस युद्ध कला के झटके से विलियम कुछ मीटर दूर जा गिरा, लेकिन उसके मजबूत शरीर ने उसे गंभीर रूप से घायल होने से बचा लिया। विस्फोट का धुआं छटते ही विलियम की ओर कई शून्य तीर आए, जिन्हें लाल बालों वाले लड़के ने आसानी से चकमा दे दिया। उसने इस अवसर को व्यर्थ नहीं गंवाया और अपनी गति तकनीक का उपयोग करते हुए हॉबगोब्लिन विच डॉक्टर से अपनी दूरी कम कर ली। जल्द ही रत्नजलित कांसे की छड़ी और स्टॉर्मकॉलर आपस में भिड़ गए। विलियम को आश्चर्य हुआ कि छड़ी ने उसकी पूरी ताकत से किए गए भाले के वार को आसानी से झेल लिया। हॉबगोब्लिन जादूगर ने अपनी छड़ी का सिरा जमीन की ओर पटका, जिससे उसके पैरों के नीचे एक जादुई घेरा प्रकट हो गया। उसमें से 2 मीटर लंबा काले रंग का सैलामेंडर निकला। प्रकट होते ही इसने अपनी विशाल पूंछ विलियम पर झपटी, जिसे विलियम बाल बचा पाया। हमला समाप्त होते ही इसने विलियम की ओर तुरंत एक प्रचंड अग्निश्वास छोड़ी, जो इसका दूसरा अभिवादन था। लाल बालों वाला लड़का तुरंत पीछे हट गया और उसने सैलामेंडर के हमले को रोकने के लिए बर्फ की 5 परतों वाली दीवार बनाने के लिए अपना हाथ उठाया। बर्फ की दीवारें फट गईं, लेकिन इससे आग की सांस को बेअसर करने का मौका मिल गया, जिससे हॉबगोब्लिन विच डॉक्टर को प्रेतवादित हाथ और अपना एक हमशक्ल बनाने का समय मिल गया, जिससे वह विलियम की ओर काले जादू की बौछार करने में सक्षम हो गया, जिसकी बर्फ की दीवारें टूट चुकी थीं।
विलियम ने मंत्रों की बौछार से बचते हुए अपनी जीभ से एक आवाज निकाली, जिससे उसे एक बार फिर अपने प्रतिद्वंद्वी से दूरी बनानी पड़ी। हाफ एल्फ ने अपने मूल्यांकन कौशल को सक्रिय किया ताकि वह बुलाए गए जानवर की जानकारी देख सके, जिससे उसकी लड़ाई और भी कठिन हो गई। काली पपड़ी वाला सैलामेंडर, आग उगलने वाला उभयचर, बुलाया गया जानवर, खतरे का स्तर ए श्रेणी मध्यम। यह विशालकाय सैलामेंडर आमतौर पर सक्रिय ज्वालामुखियों के पास रहता है क्योंकि यह अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए अत्यधिक गर्म क्षेत्रों को पसंद करता है। वे इतने गर्म लावा में तैरने और गोता लगाने में सक्षम हैं जो किसी मनुष्य के शरीर को आधे मिनट के भीतर पूरी तरह से पिघला सकता है। वे बहुत आक्रामक प्राणी होते हैं और अपने क्षेत्र में घुसपैठ होने पर अपनी ही प्रजाति के लोगों से भी लड़ पड़ते हैं। इनके काटने से भी बहुत जहर फैलता है, इसलिए इनसे मुकाबला करते समय अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। बहुत बढ़िया, विलियम ने स्टॉर्मकॉलर को लड़ाई की मुद्रा में पकड़े हुए सोचा। इस अनुबंधित जानवर के पास तो वाकई कई तरकीबें हैं। स्पष्ट रूप से कहें तो विलियम उस राक्षस के स्वामी से बहुत प्रभावित था जिससे वह इस समय लड़ रहा था। जाहिर है, सैलामेंडर हॉबगोब्लिन जादूगर का अनुबंधित जानवर था, जो स्वयं अपने स्वामी का अनुबंधित राक्षस था। आधे एल्फ ने अपने आसपास का जायजा लेते हुए भौहें सिकोड़ी। उसके आसपास मौजूद अधिकांश हॉबगोब्लिन को एला और बकरियों ने रोक रखा था, जिससे उसे बाहरी मदद की चिंता किए बिना हॉबगोब्लिन जादूगर से लड़ने के लिए पर्याप्त जगह मिल गई थी। यदि विलियम हॉबगोब्लिन जादूगर को मारना चाहता तो वह निश्चित रूप से गैबोल्ग जैसी अपनी घातक तकनीकों का उपयोग करके उसे मारने का प्रयास करता, या कम से कम उसे गंभीर रूप से घायल कर देता। हालांकि विलियम ने ऐसा नहीं किया। उसे इस बात की बहुत जिज्ञासा थी कि एक अनुबंधित जानवर कालकोठरी के अंदर मौजूद राक्षसों पर कैसे नियंत्रण कर सकता है। साथ ही विलियम्स उस स्वामी की पहचान जानने के लिए भी बहुत उत्सुक था जिसने हॉबगोब्लिन जादूगर को अपना सेवक बना लिया था। विलियम को यह नहीं पता था कि जिस जादूगर से वह लड़ रहा था वह वही राक्षस था जिसने कालकोठरी की खोज के दौरान वेंडी, स्पेंसर, ब्रूट्स और ब्रूनो पर चुपके से हमला किया था। जब हेलन साम्राज्य और दो राजवंशों के बीच युद्ध चल रहा था, कैंट चुपके से कालकोठरी में घुस गया और अपने पालतू जानवर को भरपूर संसाधन दिए। अनुबंधित हॉबगोब्लिन शमन ने इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी शक्ति को निखारा और हॉबगोब्लिन विच डॉक्टर में विकसित हो गया। कॉना और कैलुम के अधीन काम करने वाले संगठन के कप्तानों में से एक कैंट था। इन दोनों ने उसे अपने पालतू जानवर को लाड़ प्यार करने और उसका पद बढ़ाने का मौका दिया। हॉबगोब्लिन शमन की मदद से वह गुलामों को इकट्ठा करने और उन्हें ड्यूस को बेचने में सक्षम हुआ। कैंट की अंतिम योजना अपने पालतू जानवर का इस्तेमाल करके गोब्लिन क्रिप्ट पर पूरी तरह से कब्जा करना और उसे अपनी निजी आरक्षित सेना के रूप में इस्तेमाल करना था, जिसे वह जब चाहे तब इस्तेमाल कर सके। ये योजना सफल रही और हॉबगोब्लिन विच डॉक्टर हॉबगोब्लिन का नेता बन गया। दुर्भाग्यवश महाद्वीपीय जादू लागू होते ही कैंट को सुदूर फ्रीसिया राज्य में शाही परिवार को पकड़ने के लिए भेजा गया। दुर्भाग्य से उनकी जीत अल्पकालिक रही और क्रेटोर साम्राज्य के आगमन के कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा। विलियम ने उस अभिमानी हॉबगोब्लिन जादूगर को घूर कर देखा जो इस समय काले रंग के तराजू वाले सैलामेंडर की पीठ पर सवार था। जब विलियम उस षड्यंत्रित जानवर को काबू करने का तरीका सोच रहा था जिसने अपने सहायक सैनिकों को बुला लिया था, तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। वह लंबे समय से सोच रहा था कि क्या ये संभव है, लेकिन उसने इसे कभी अमल में नहीं लाया था। वह अनुबंधों के देवता सैनकस से यह पूछना भी भूल गया था कि क्या उसका विचार संभव है। पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, विलियम ने आंखें सिकोड़ते हुए बुदबुदाया। आइसक्रीक क्षेत्र। जमीन से बर्फ की चट्टानों का एक मैदान फूट पड़ा और उसने सैलामेंडर और हॉबगोब्लिन को अपने केंद्र में फंसा लिया। एक जादुई सुरक्षा कवच ने हॉबगोब्लिन जादूगर को घेर लिया, जबकि काले शल्कों वाले सैलामेंडर ने तेज धार वाली बर्फ की चट्टानों का सामना किया जो उसके शरीर के शल्कों को भेद नहीं पा रही थी। विलियम ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए दूरी को कम किया और पॉकेट क्यूब जाओ, विलियम चिल्लाया और उसने सैनकस द्वारा उपहार में दिए गए जादुई घनों में से एक को फेंक दिया। घन का आकार बढ़ गया और उसने हॉबगोब्लिन विच डॉक्टर को अपने अंदर समा लिया, जो अभी भी अपनी जादुई बाधा के भीतर था। जैसे ही घन उड़कर विलियम के हाथ में वापस आया, उसका आकार तुरंत सिकुड़ गया। विलियम ने घन को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ लिया, जबकि हॉबगोब्लिन जादूगरनी अपनी कैद से मुक्त होने की कोशिश कर रही थी। विलियम ने भागने के उसके व्यर्थ प्रयास पर उपहास किया। सैनकस ने उसे आश्वासन दिया था कि शताब्दी रैंक या उससे नीचे के किसी भी जानवर को निश्चित रूप से पकड़ लिया जाएगा। हाफ एल्फ ये पता लगाना चाहता था कि क्या वह अनुबंधित जानवरों को भी पकड़ सकता है।
उसने सोचा कि क्या स्वयं अनुबंधों के देवता द्वारा स्वयं उत्कीर्ण किए गए मंत्र दूसरों के अनुबंधों को बलपूर्वक तोड़ सकते हैं। कुछ ही देर में घन कांपना बंद हो गया और विलियम के हाथ में स्थिर हो गया। विलियम ने शैतानी मुस्कान के साथ घन को अपने सामने उछाला, जिससे उसका नया प्राप्त हॉबगोब्लिन विच डॉक्टर मुक्त हो गया। ब्लैक स्केल्ड सैलामेंडर अपने कॉन्ट्रैक्टर को देखकर अचंभित सा लग रहा था। उसे अभी भी उन दोनों के बीच का जुड़ाव महसूस हो रहा था, लेकिन कुछ अलग सा लग रहा था। सबको लड़ाई बंद करने के लिए कहो, विलियम ने आदेश दिया। हॉबगोब्लिन जादूगर ने आधे एल्फ को अनिच्छा भरी निगाहों से देखा और फिर एक जोरदार चीख मारी जो बॉस के कमरे में गूंज उठी। जैसे ही हॉबगोब्लिन ने ये चीख सुनी, वे सब लड़ने से रुक गए। काले रंग के सैलामेंडर ने भी अपने स्वामी के आदेश का पालन करते हुए अपना सिर झुका लिया। दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे को जान से मारने के प्रयास रोक देने पर युद्धक्षेत्र में सन्नाटा छा गया। सभी लोग उस लाल बालों वाले लड़के की ओर देख रहे थे जिसके सुंदर चेहरे पर धोखेबाज की मुस्कान फैली हुई थी। ये काम कर गया, हा 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 हा, मैं कितना शानदार हूँ। विलियम जोर से हंस पड़ा क्योंकि उसका संदेह सही साबित हो गया था। आधे एल्फ की आनंदमयी हंसी युद्ध के मैदान में गूंज उठी, जिससे मित्र और शत्रु दोनों ही उसे अजीबोगरीब नजरों से देखने लगे। विलियम को अपने आसपास के लोगों की घूरती निगाहों की परवाह नहीं थी, वह खुशी से जोर जोर से हंस रहा था। बॉस रूम के अंदर की लड़ाई खत्म करने के साथ साथ विलियम को एक शक्तिशाली हॉबगोब्लिन विच डॉक्टर भी मिल गया था। इतना ही नहीं, वह सैकड़ों हॉबगोब्लिन एलीट सैनिकों को भी अपनी राजा की सेना में शामिल करने में सफल रहा। इसके साथ ही विलियम की निजी सेना में हजारों सैनिक हो गए। उस दिन विलियम की 1000 जानवरों की सेना आखिरकार हकीकत बन गई थी। अध्याय 403, हम कभी अकेले नहीं होते। 30वीं मंजिल पर हुए भीषण युद्ध के बाद विलियम, इयान और वैंडी उस कमरे में दाखिल हुए जहां कालकोठरी का मुख्य भाग स्थित था। ये पहली बार नहीं था जब विलियम ने किसी कालकोठरी के कोर को देखा था, क्योंकि वह महीनों पहले कालकोठरी के प्रकोप के दौरान पहले ही 2 ऐसे कोर से निपट चुका था। ताकाम के आदेशों का पालन करते हुए उसने विजय की अंगूठी को गोब्लिन क्रिप्ट के कालकोठरी के केंद्र से सटा दिया। केंद्र तेजी से चमक उठा और पूरे कमरे को रोशन कर दिया। विलियम ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि रोशनी उसकी आंखों के लिए असहनीय थी। जब उजाला छटा तो उसने खुद को एक ऐसे व्यक्ति के सामने पाया जो लगभग 25 वर्ष का लग रहा था। उस व्यक्ति के बाल लाल थे और उसकी चांदी जैसी भूरी आंखें सीधे उसकी ओर देख रही थीं। विलियम कुछ कहने ही वाला था, लेकिन उस आदमी ने उससे पहले ही बोलना शुरू कर दिया। स्वागत है मेरे बेटे या बेटी, उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे क्षमा करें, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप लड़का हैं या लड़की। मैं बस इतना जानता हूं कि अगर आप अभी मुझे देख रहे हैं तो आप निश्चित रूप से मेरे और आवन के बच्चे हैं। उस आदमी के होठों का कोना थोड़ा सा ऊपर उठा, मानो वह अपनी प्रेमिका को याद कर रहा हो। विलियम का दिल जोर से धड़क रहा था। इस कालकोठरी अभियान के बारे में उसका शुरुआती संदेह आखिरकार सच साबित हो गया था। मैं तुम्हारा पिता हूं, लाल बालों वाले व्यक्ति ने घोषणा की। मैक्सवेल वॉन आइंसेवर्थ, हेस्टिया की पूरी दुनिया में इकलौता कालकोठरी विजेता। मैक्सवेल द्वारा अपनी व्याख्या जारी रखने से पहले एक संक्षिप्त विराम चिन्ह लगाया गया। जैसा कि आपने शायद पहले ही अनुमान लगा लिया होगा, ये सिर्फ एक रिकॉर्ड किया हुआ संदेश है जिसे मैंने रिंग ऑफ कॉन्क्वेस्ट के अंदर छोड़ा है, मैक्सवेल ने समझाया। मैंने ऐसा क्यों किया, इसका कारण बहुत सरल है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी शक्तियों को प्राप्त करें और नए डंजन कॉन्करर बने। मुझे नहीं पता कि आपकी उम्र कितनी है, लेकिन चूंकि आप अभी यह रिकॉर्ड किया हुआ संदेश देख रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ एक ही बात है। आप मेरे सही उत्तराधिकारी बनने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम हैं। एक समय में केवल एक ही डंजन कॉन्करर हो सकता है, लेकिन मैंने इस नियम को दरकिनार करने का एक तरीका ढूंढ लिया है। मैक्सवेल ने शरारती मुस्कान के साथ विलियम को आंख मारी। अपने पिता के चंचल व्यवहार को देखकर विलियम को लगा कि अगर वे असल जिंदगी में मिले तो उन दोनों की खूब बनेगी। इस एहसास के साथ ही हाफ एल्फ को इस बात का दुख भी हुआ कि वह अपने माता पिता के साथ पूरे परिवार के रूप में रहने का मौका गंवा बैठा। मैंने कालकोठरी विजेता के रूप में अपनी शक्ति विजय की अंगूठी के भीतर स्थानांतरित कर दी है, जिससे किसी को भी ये दुर्लभ पेशा हासिल करने से रोका गया है, मैक्सवेल ने कहा। और अब मैं ये बहुप्रतीक्षित पेशा तुम्हें प्रदान करूंगा। हालांकि यह बहुत कुछ नहीं है, लेकिन एक पिता के रूप में मैं तुम्हें बस यही दे सकता हूं। गोब्लिन क्रिप्ट वो पहला कालकोठरी था जिसे मैंने अपनी जवानी और नासमझी में खोजा था। क्या तुम गोब्लिन शमन से मिले हो? वो कमीना तो सच में बहुत गंदी चालें चलता है, मैक्सवेल हंसते हुए बोला। जब मैं आखिरकार 20वीं मंजिल पर पहुंचा और बॉस मॉन्स्टर को हराया,
तो मेरा सामना कालकोठरी के केंद्र से हुआ। मैक्सवेल ने अपने सीने पर हाथ बांध लिए और उसका चेहरा गंभीर हो गया। जिस क्षण मैंने डंजन कोर को छुआ उसी क्षण मेरा जीवन हमेशा के लिए बदल गया, मैक्सवेल ने कहा। उसी क्षण मुझे डंजन विजेता की शक्ति प्राप्त हुई। हालांकि उस समय मुझमें गोब्लिन क्रिप्ट को जीतने की ताकत या योग्यता नहीं थी। इसी कारण कालकोठरी छोड़ने से पहले मैंने डंजन कोर पर अपनी छाप छोड़ दी। तब से कई साल बीत गए हैं और मैं उस पहले कालकोठरी पर फिर से कब्जा करना भूल गया था जिसे मैंने पहले ही साफ कर दिया था। इसके बजाय मैंने अन्य कालकोठरियों पर कब्जा कर लिया और वे मेरी शक्ति का हिस्सा बन गईं। सौभाग्य से मैं उस समय गोब्लिन क्रिप्ट के बारे में भूल गया था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो मैं आपको यह अवसर नहीं दे पाता। मैक्सवेल ने अपना हाथ उठाया और विलियम के हाथ में मौजूद अंगूठी तेजी से चमक उठी। विलियम ने अपने पूरे शरीर में शक्ति का एक अविश्वसनीय प्रवाह महसूस किया, जिसके बाद उसके स्टेटस पेज पर कई सूचनाएं दिखाई दी। योजक चिन्ह, डिंग, बधाई हो, आपने एक अद्वितीय प्रतिष्ठा श्रेणी प्राप्त कर ली है। प्रेस्टीज क्लास, डंजन कॉन्करर। होस्ट ने डंजन कॉन्करर कौशल हासिल कर लिया है। होस्ट ने डंजन मैनेजमेंट का कौशल हासिल कर लिया है। होस्ट ने डंजन सर्च कौशल सीख लिया है। होस्ट को डंजन मास्टर की उपाधि प्राप्त हो गई थी। योजक चिन्ह, कालकोठरी विजेता, एक अनूठा पेशा जो इसके धारक को उन कालकोठरियों को अपने अधीन करने, उनमें हेरफेर करने और उन्हें नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान करता है जिन पर उन्होंने विजय प्राप्त की है। हजारों साल पहले 100 मंजिलों वाला एक तहखाना था जिसे एस्केलोन के नाम से जाना जाता था। यह एक ऐसा तहखाना था जहां ड्रैगन जैसे राक्षस पैदा होते थे और इसे मानव जाति के अंधकार युग के दौरान मानवता का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता था। उस समय के सबसे शक्तिशाली नायकों ने कालकोठरी पर विजय प्राप्त करने के लिए मिलकर काम किया। इन्हीं नायकों में से एक कालकोठरी का पहला विजेता बना। जब भी कालकोठरी विजेता की मृत्यु होती है तो उसके पास मौजूद शक्ति दुनिया में फैल जाती है और अपने अगले उत्तराधिकारी की तलाश करती है। किसी भी समय केवल एक ही डंजन कॉन्करर मौजूद हो सकता है। योजक चिन्ह, कालकोठरी विजेता, यह आपको किसी कालकोठरी पर विजय प्राप्त करने और उसे अपनी शक्ति का हिस्सा बनाने की क्षमता प्रदान करता है। आवश्यकताएं, कालकोठरी के अंतिम बॉस को हराएं और कालकोठरी के मूल तत्व को अवशोषित करें। कालकोठरी प्रबंधन, ये डंजन विजेता को उसके द्वारा जीते गए किसी भी डंजन का प्रबंधन करने की अनुमति देता है। कालकोठरी खोज, हेस्टिया की दुनिया में कहीं भी किसी भी यादृच्छिक कालकोठरी में टेलीपोर्ट करें। एक बार यह कौशल सक्रिय हो जाने के बाद डंजन विजेता इसका उपयोग तब तक नहीं कर सकता जब तक कि वह यादृच्छिक रूप से चुने गए डंजन पर विजय प्राप्त न कर ले। योजक चिन्ह, कालकोठरी मास्टर, मैं अकेला आया हूं लेकिन मैं हजारों लोगों में से एक हूं। सभी आंकड़ों में अतिरिक्त 50 अंक जोड़ता है। कालकोठरी राक्षसों के प्रकट होने की दर में 20% की वृद्धि करें। योजक चिन्ह, विलियम ने अपने पिता से प्राप्त नई शक्ति को संभालते हुए गहरी सांसें ली। मैक्सवेल बस स्थिर खड़ा रहा, मानो उसे पहले से ही इसका अंदाजा हो। 5 मिनट बाद लाल बालों वाले व्यक्ति ने अपनी व्याख्या जारी रखी। बधाई हो, अब तुम डंजन कॉन्करर बन गए हो, मैक्सवेल ने गर्व से भरी आवाज में कहा। मेरे बच्चे से यही उम्मीद थी। मैक्सवेल ने ताली बजाई, मानो विलियम की अच्छे काम के लिए उसकी प्रशंसा कर रहा हो। आधे मिनट बाद उसने ताली बजाना बंद कर दिया और उसके सुंदर चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। आपका पहला कालकोठरी गोब्लिन क्रिप्ट है, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। दुर्भाग्य से रिंग ऑफ कॉन्क्वेस्ट में मैंने जो सीमाएं लगाई हैं, उनके कारण आप किसी और कालकोठरी पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस सीमा को तोड़ने के लिए आपको मध्य महाद्वीप की यात्रा करनी होगी। वहां पहुंचने पर मेरा एक परिचित आपसे मिलने आएगा। आपको उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप उस भूमि में कदम रखेंगे जहां इस दुनिया की असली शक्तियां एकत्रित होती हैं, वह तुरंत आपकी उपस्थिति को भांप लेगा। हो सकता है वह तुरंत प्रकट न हो, क्योंकि वह बहुत जिद्दी है, लेकिन निश्चिंत रहें, जब वह ये सुनिश्चित कर लेगा कि आपने कालकोठरी विजेता के रूप में अगली शर्त पूरी कर ली है, तो वह अवश्य प्रकट होगा। मैक्सवेल की छवि धुंधली पड़ने लगी और विलियम ने अनजाने में अपने पिता को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, जिन्हें वह अपने जीवन में पहली बार देख रहा था। मेरे बच्चे, मुझे नहीं पता कि भविष्य में तुम्हें किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा या किन दुश्मनों से लड़ना पड़ेगा, लेकिन ये जान लो, मैक्सवेल ने कहा जब विलियम का हाथ उसके शरीर से गुजरा। एक कालकोठरी विजेता कभी अकेला नहीं लड़ता। हम कभी अकेले नहीं होते। मैक्सवेल की दमदार आवाज गूंजती रही जैसे ही उसका प्रतिबिंब पूरी तरह से गायब हो गया। हालांकि एक अंतिम संदेश विलियम के कानों तक पहुंचा जब वह शुद्ध सफेद दुनिया टुकड़ों में बिखर गई।
मैं अकेला आया हूँ, लेकिन मैं हजारों लोगों में से एक हूँ। अध्याय 404, तुम्हारे रक्त का रंग मेरे रक्त के रंग जैसा ही है। अरसलान, अब हम क्या करें? एक खूबसूरत लड़की ने चट्टान के ऊपर बैठे किशोर लड़के से पूछा। अरसलान ने अपने सामने रखे नक्शे को देखते हुए आह भरी। उसके चारों ओर 200 से अधिक युवक थे जो उसके निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें ज़ेलान राजवंश की युवा पीढ़ी में कुलीन वर्ग माना जाता था। हालांकि एल्व्स की शक्ति के आगे वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। राजधानी और उसके आसपास के चारों शहर पहले ही एल्व्स के कब्जे में आ चुके हैं, अरसलान ने गंभीर स्वर में कहा। उत्तर में रह रहे हमारे दोस्तों के अनुसार एल्व्स एक टेलीपोर्टेशन गेट का निर्माण कर रहे थे। उसके आसपास मौजूद सभी लोगों के चेहरे तुरंत गंभीर हो गए। वे सभी अपने अपने क्षेत्र में प्रतिभाशाली थे, इसलिए वे अच्छी तरह समझते थे कि टेलीपोर्टेशन गेट बनाने का क्या मतलब होता है। क्या वे और अधिक सैनिक लाने की योजना बना रहे हैं? सुंदर लड़की ने हौंकते हुए कहा। अब हम क्या करें? ये सवाल उन सभी के मन में था जिन्होंने अरसलान का अनुसरण किया था, जिसे ज़ेलान राजवंश का सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली माना जाता था। इसी प्रतिभाशाली ने अपने सभी परिचितों को इकट्ठा किया और उस राजधानी से भाग निकला जिस पर अब एल्व्स का नियंत्रण था। शुरुआत में उन्होंने आक्रमणकारियों द्वारा बंदी बनाए गए अपने अन्य मित्रों की सहायता करने के बारे में सोचा। हालांकि कुछ झड़पों के बाद युद्ध में एल्व्स की श्रेष्ठ शक्ति के कारण उनकी संख्या कम हो गई। लगातार हार के बाद वे अपने राज्य के बाहरी इलाके में भाग गए और हेलेन सीमा के पास एक जंगल में छिप गए, जहां वह किला स्थित था जिसकी जेम्स ने रक्षा की थी। अरसलान ने अपने गहरे भूरे बालों को खुजलाया और सामने रखे नक्शे को देखा। वे पहले ही काफी पीछे हट चुके थे, इस उम्मीद में कि वे एक मोबाइल सेना संगठित कर सकेंगे जो एल्व्स के साथ गुरिल्ला युद्ध कर सके। हालांकि शुरुआती कुछ झड़पों के बाद उन्हें आखिरकार समझ आ गया कि शारीरिक और जादुई शक्ति दोनों में ही एल्फ उनसे कहीं बेहतर थे। एल्फ वन युद्ध में भी निपुण थे, जिससे अरसलान और उनके स्वतंत्रता सेनानियों के दल के लिए मुश्किलें खड़ी हो गईं। पॉल, तुमने कहा था कि युवराज हेलन साम्राज्य के लिए रवाना हो गए हैं, है ना? अरसलान ने पूछा। हेलन साम्राज्य में वे कहाँ जा रहे थे? राजकुमार के वफादार प्रजाजनों में से एक, पॉल, अरसलान के प्रश्न का उत्तर देने के लिए खड़ा हुआ। उस समय मैं शाही अंगरक्षकों के साथ था जिन्होंने युवराज को भाग निकलने के लिए समय दिया, पॉल ने उत्तर दिया। महामहिम ने कहा, यदि मैं एल्फ पीछा करने वालों से बच निकलने में सफल हो जाता हूं, तो मैं हेलन साम्राज्य में स्थित लोन्ट शहर की ओर चलूंगा। क्या आपको इसकी सटीक जगह पता है? युवराज के अनुसार ये हेलेन साम्राज्य के पश्चिमी भाग के बाहरी इलाके में स्थित है। अरसलान ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए आगे की योजना पर विचार किया। उसे पहली बार लोन्ट कस्बे के बारे में पता चला था और वह सोच रहा था कि राजकुमार उस जगह क्यों गया। जरूर कोई वजह होगी कि उसने इतनी सारी जगहों में से वहीं जाने का फैसला किया, अरसलान ने सोचा। मुझे लगता है कि हमें पहले महामहिम से मिलना चाहिए और वापसी का कोई तरीका सोचना चाहिए। अरसलान ने नक्शे को घुमाया और उसे अपने भंडारण वलय में वापस रख दिया। फिर उसने उन बचे हुए लोगों के चेहरों को गौर से देखा जिन्होंने उसके साथ मिलकर एल्व्स का प्रतिरोध किया था। मुझे यकीन है कि आप सभी अब तक ये समझ चुके होंगे, लेकिन हम एल्फ प्रतिभाओं के सामने टिक नहीं पाएंगे, अरसलान ने कहा। मुझे ये स्वीकार करने में दुख हो रहा है, लेकिन वे हमसे अधिक शक्तिशाली हैं। उसके आसपास मौजूद किशोरों ने अनिच्छा से सहमति में सिर हिलाया। यही सच्चाई थी और इसे नकारने का कोई फायदा नहीं था। हमारे युवराज लोन्ट नामक इस कस्बे में भाग गए हैं, अरसलान ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। बेहतर होगा कि हम उनसे मिलें और आगे की रणनीति बनाएं। क्या आप में से किसी को कोई आपत्ति है? अरसलान ने किसी की आपत्ति जताने का इंतजार किया, लेकिन 1 मिनट बीत गया और किसी ने कुछ नहीं कहा। इस संक्षिप्त चुप्पी के बाद उसने सिर हिलाया और अपना आदेश दिया। पॉल, जाओ। जैसे ही एक तीर उस जगह से गुजरा जहां कुछ देर पहले अरसलान बैठा था, वह तुरंत एक तरफ हट गया। सब लोग पॉल के पीछे 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 हट जाओ, अरसलान ने आदेश दिया। पॉल, मैं इन्हें तुम्हारे हवाले करता हूं। महामहिम को ढूंढो। तुम्हारा क्या ख्याल है? पॉल ने अपनी छोटी तलवार और ढाल को बुलाकर अरसलान के बगल में खड़े होते हुए पूछा। जैसे ही अरसलान और अन्य बचे हुए लोगों पर तीरों की बौछार हुई, जंगल के अंदर कई सीटी जैसी आवाजें गूंज उठीं। मैं उन्हें रोकूंगा, अरसलान ने कहा और उनकी ओर आ रहे तीरों को रोकने के लिए मिट्टी का एक गुंबद बना दिया। अभी जाओ, मैं तुम्हें जितना हो सके उतना समय दूंगा। पॉल दांत पीसते हुए भागा और बाकी बचे लोगों को अपने साथ आगे ले गया। बाकी बच्चे अपने नेता की ओर पीछे मुड़कर देख रहे थे, जिसने एल्व्स के आगे बढ़ने में बाधा डालने के लिए मिट्टी की एक विशाल दीवार खड़ी कर दी थी।
जंगल में विस्फोटों की आवाजें गूंज रही थी क्योंकि आर्सलान उन एल्फ सैनिकों की एक टुकड़ी के खिलाफ जी जान से लड़ रहा था जिन्हें उनके ठिकाने की तलाश में भेजा गया था। एल्व्स ने आपस में एक छोटा सा खेल खेला और शर्त लगाई कि कौन सी टीम आर्सलान और उसके साथियों को पकड़ पाएगी। अपनी श्रेष्ठ शक्ति और क्षमताओं के कारण उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को पकड़ने में मदद के लिए अपने साथियों को बुलाने की भी जहमत नहीं उठाई। आर्सलान प्लेटिनम रैंक के शिखर पर था और एक प्रतिभाशाली एल्फ योद्धा का मुकाबला करने में सक्षम था। हालांकि यह एक तरफा लड़ाई नहीं थी, वह 30 प्रतिभाशाली एल्फ योद्धाओं से लड़ रहा था। लड़ाई शब्द का प्रयोग अतिशयोक्तिपूर्ण था। वह तो बस अपने साथियों को भागने के लिए कुछ समय दे रहा था, साथ ही उसने मिट्टी की एक नुकीली दीवार खड़ी कर दी थी ताकि एल्फ्स उसे पार न कर सकें। मिट्टी की दीवार के दूसरी ओर विस्फोटों की आवाजें गूंज रही थीं। वहीं दूसरी ओर असलान, जिसने अपने हाथ धरती पर जमा रखे थे, पसीने से तरबतर था। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर दीवार को एल्फों की बमबारी से ढहने से बचाने की कोशिश कर रहा था। 10 मिनट बाद बमबारी रुक गई और मिट्टी की दीवार ढह गई। आर्सलान हौंफते हुए अपने हाथों में 2 छोटी तलवारें लिए उन घृणित एल्फों का सामना कर रहा था जिन्होंने उसके दोस्तों को बंदी बना लिया था। लगता है हम भाग्यशाली रहे, कप्तान। एक सुंदर बौने ने अरसलान की ओर देखते हुए सीटी बजाई। हमने बड़ी मछली पकड़ ली। एक नाजुक सी दिखने वाली एल्फ लड़की ने मुस्कुराते हुए अपने सामने खड़े इकलौते मानव किशोर को गौर से देखा। खैर, मुझे लगता है कि इंसानी मानकों के हिसाब से उसकी शक्ल सूरत औसत से बेहतर है, लेकिन फिर भी काफी नहीं, एल्फ लड़की ने कहा और उसके हाथों के चारों ओर पवन जादू की लहरें उठने लगीं। उसे जिंदा पकड़ो। कमांडर अलेंडोर ने हमें उसे राजधानी वापस लाने का सख्त आदेश दिया है। तुम उसके हाथ पैर तोड़ सकते हो, लेकिन तुम में से किसी को भी उसे मारने की इजाजत नहीं है। हाँ, एल्वेन योद्धा मुस्कुराते हुए आर्सलान की ओर बढ़े, जिसने पहले ही युद्ध की मुद्रा अपना ली थी। उनके लिए चूहे बिल्ली का ये खेल मानव भूमि में समय बिताने का एक बहुत ही मनोरंजक तरीका था। वे ऊब चुके थे क्योंकि उनका विरोध करने वालों को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। केवल अरसलान और उसके स्वतंत्रता सेनानियों का दल ही उन्हें जाल में फंसाने के उनके बार बार किए गए प्रयासों से बच सका। आर्सलान अपनी जगह पर डटा रहा, वह जानता था कि उसे पकड़ लिया जाना तय है। फिर भी वह ऐसा व्यक्ति था जो बिना लड़े हार नहीं मानता था। जैसे ही पहला एल्फ उसके हमले की सीमा में आया, उसने पहले से तैयार किया हुआ मिट्टी का जाल चला दिया। जब उसने दीवार खड़ी की तो उसने उन घमंडी लंबे कान वाले बच्चों के लिए एक अप्रिय आश्चर्य भी तैयार किया था जो मानव जाति को नीचा समझते थे। जंगल में एक धमाका हुआ और उसके बाद दर्द भरी चीख गूंज उठी, क्योंकि आर्सलान की विशेष क्षमता अर्थ बॉम्ब उस अनजान एल्फ पर फट गई जिसने अनजाने में उस पर कदम रख दिया था। विस्फोट से एल्फ का पूरा पैर चकनाचूर हो गया और जमीन खून से लाल हो गई। आर्सलान का शिकार दर्द से चीखता हुआ जमीन पर लौटने लगा, जिससे बाकी एल्फ उससे दूर हट गए। आर्सलान ने अपना पैर पटका और एक अर्थ स्पाइक चीखते हुए एल्फ की छाती में जा घुसा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तुम एल्फ्स हमेशा खुद को इंसानों से श्रेष्ठ बताते रहते हो, आर्सलान ने चिढ़कर कहा। आखिरकार तुम्हारे खून का रंग मेरे खून के रंग जैसा ही है। इसके बाद आर्सलान ने अपने दाहिने हाथ में पकड़ी छोटी तलवार से ताना मारते हुए इशारा किया, अगला जो भी मरना चाहता है कृपया आगे आ जाए। ज़ेलान राजवंश के सच्चे प्रतिभाशाली योद्धा ने घमंड से अपना सिर उठाया। शक्ति उसके हाथों और पैरों में समाहित हो गई, क्योंकि वह अपनी पूरी ताकत से एल्फ से लड़ने के लिए तैयार था। यद्यपि एल्फ संख्या में कम थे, फिर भी उनके शिविर पर हमला करके उन्होंने गलती की थी। ज़ेलान राजवंश में कई लोगों द्वारा अरसलान को अपना शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति मानने का कारण उसकी ताकत नहीं थी, बल्कि दुश्मन की गतिविधियों का अनुमान लगाने और उनके रास्ते में अर्थ बम रखने की उसकी अद्भुत क्षमता थी। उसके द्वारा दागे गए अर्थ बॉम्ब से जादुई ऊर्जा का विकिरण नहीं होता था, जिससे शक्तिशाली जादू का पता लगाने वाले यंत्र का उपयोग करने पर भी उनका पता लगाना मुश्किल हो जाता था। इसी वजह से अरसलान के अर्थ बॉम्ब उसके दुश्मनों के लिए बेहद घातक साबित हुए। यही कारण था कि समूह युद्ध के दौरान ज़ेलान राजवंश में कोई भी अरसलान और उसकी टीम के खिलाफ लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके पास ऐसे अदृश्य जाल बिछाने की अद्भुत क्षमता थी जो प्लेटिनम रैंक से नीचे के किसी भी व्यक्ति को मारने के लिए पर्याप्त मजबूत थे। आर्सलान और एल्फ्स के बीच लड़ाई के दौरान जंगल में कई अन्य विस्फोटों की गूंज सुनाई दी। ये लड़ाई आधे घंटे बाद तब रुकी जब 200 से अधिक किशोर लड़के लड़कियां ज़ेलान राजवंश की सीमाओं से सुरक्षित बाहर निकल गए। अध्याय 405, उसका जीवन या मृत्यु महारानी की इच्छा पर निर्भर करता है। पॉल और बाकी स्वतंत्रता सेनानियों ने 2 दिन की यात्रा के बाद उस किले तक पहुंच हासिल की जो हेलेन साम्राज्य और ज़ेलान राजवंश के बीच स्थित था।
उन्होंने हजारों क्रिस्टल मूर्तियों को देखने में समय नहीं लगाया क्योंकि वे अपने राज्य में पहले ही उनमें से बहुत सी देख चुके थे। पॉल ने अपने समूह को किले से भोजन, पानी और अन्य चीजें लूटने का आदेश दिया, जिनका उपयोग वे राजकुमार अलारिक से पुनर्मिलन के लिए अपनी यात्रा में कर सके, जिनके बारे में माना जाता था कि वे लोन शहर में थे। सौभाग्यवश अस्तबल में अभी भी कई घोड़े मौजूद थे, जिनका उपयोग उन्होंने पश्चिम की ओर यात्रा करने के लिए किया। वे सभी भारी मन से अपने घोड़ों पर सवार हुए, ये जानते हुए कि आर्सलान या तो मारा गया होगा या उनके पीछा करने वाले एल्फों द्वारा पकड़ लिया गया होगा। कुछ दिन पहले जब एक अकेले एल्फ जासूस ने उनके ठिकाने का पता लगाया, तो सैकड़ों एल्फ उन्हें पकड़ने के लिए इकट्ठा हो गए। अगर पॉल की विशेष क्षमता, जासूस की नज़र, ने गलती से उन सैकड़ों एल्फों को न देख लिया होता जो चुपके से उनकी ओर बढ़ रहे थे, तो अब तक वे सभी पकड़े जा चुके होते। इसीलिए आर्सलान ने एक अलिखित नियम बना लिया कि एक भी एल्फ को देखते ही वे सब तुरंत पीछे हट जाएंगे। उन्हें नहीं पता था कि एल्फ्स ने अपने पकड़े जाने को एक खेल समझकर टुकड़ियों में बंटकर उनकी तलाश करने का फैसला किया था। अगर उन्हें अपने पीछा करने वालों की रणनीति में आए इस अचानक बदलाव के बारे में पता होता, तो वे पीछे रुककर आर्सलान को उन एल्फ्स से निपटने में मदद कर सकते थे जिन्होंने उनके आखिरी शिविर का पता लगा लिया था। योजक चिन्ह, इंसानियत के दुश्मन। सुंदर एल्फ लड़की ने चिल्लाते हुए जमीन पर जंजीरों से बंधे अरसलान को लात मारी। हालांकि वे उसे काबू करने में कामयाब रहे, फिर भी असलान ने अपने घातक पृथ्वी बमों के कारण 8 कल्पित बौनों को मार डाला, जो बिना किसी चेतावनी के फट गए। वे राजधानी लौटने के लिए विशेष साधनों का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अपने अधीनस्थों की मौत से वह अब भी नाराज थी। इससे एक कमांडिंग ऑफिसर के रूप में उसकी छवि खराब हो सकती थी और उसे पदोन्नति भी मिल सकती थी। आर्सलान को एक विशेष धातु से जंजीरों में बांध दिया गया था, जिससे वह अपनी क्षमताओं का उपयोग करने में असमर्थ था। ज़ेलान साम्राज्य के विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति के शरीर पर जगह जगह घाव थे, लेकिन वे इतने गंभीर नहीं थे कि उनकी मृत्यु हो जाए। एल्फ्स ने उसके घावों का इलाज करने की जहमत भी नहीं उठाई ताकि वह ठीक हो सके और जंजीरों से मुक्त होने का रास्ता खोज सके। 2 घंटे और बीत गए और आखिरकार वे उस महल में पहुंच गए जहां अलेंडोर उनके आने की प्रतीक्षा कर रहा था। एल्फ सेना का सेनापति उस सिंहासन पर बैठा था जहां ज़ेलान राजवंश का राजा बैठता था। अलेंडोर ने घायल मानव किशोर को रुचि से देखा, जबकि अन्य कल्पित बौनों ने आर्सलान को घृणा से देखा। अकेले ही 8 एल्फ शिकारियों को मार गिराया, बुरा नहीं है, अलेंडोर ने प्रशंसा करते हुए कहा। काश तुम इंसान न होते। अगर तुम एल्फ होते तो यकीनन मेरे अधीन सेवा करने वाले शीर्ष अभिजात वर्ग में शामिल होते। जमीन पर घुटने टेकने के लिए मजबूर किए जाने पर आर्सलान ने कुछ नहीं कहा। सिंहासन कक्ष में मौजूद एल्फों के उपहास और ताने पर भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अलेंडोर ने प्रशंसा में अपना सिर हिलाया और अपने एक सेवक को इशारा किया। सेवक ने आदरपूर्वक अलांडोर को प्रणाम किया और उन्हें एक लकड़ी का बक्सा भेंट किया। अलांडोर ने सेवक को एक संक्षिप्त अभिवादन किया और बक्सा हाथ में लिए आर्सलान की ओर चल दिए। एल्फ के रक्षक, जिन्होंने आर्सलान को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया था, ने उनकी बाहों को मजबूती से पकड़ लिया जब अलांडोर ने बक्से की सामग्री निकाली और ज़ेलान साम्राज्य के उस प्रतिभाशाली व्यक्ति को दिखाए। क्या आप इससे परिचित हैं? अलेंडोर ने चिढ़ाने वाले लहजे में पूछा। उसने काले कॉलर को लहराया जिस पर एल्फ के अक्षर खुदे हुए थे। जैसे ही आर्सलान ने अलेंडोर के हाथ में गुलामों का पट्टा देखा, वह समझ गया कि आगे क्या होने वाला है। इसी वजह से उसने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की और आत्महत्या करने के लिए अपना सिर जमीन पर पटकने की कोशिश की। दुर्भाग्यवश अलेंडोर को पहले से ही इसका अंदाजा था और उसने उस इंसान के जबड़े पर एक जोरदार लात मारी जिससे आर्सलान की दुनिया उसके चारों ओर घूमने लगी। 2 और गार्ड उसे पकड़ने के लिए आ गए और अलेंडोर ने उस किशोर के गले में गुलामी का पट्टा डाल दिया। रुको, अलेंडोर ने आदेश दिया। अब से तुम्हें आत्महत्या करने की अनुमति नहीं है, तुम्हें भागने की अनुमति नहीं है, और तुम्हें किसी भी तरह से किसी भी एल्फ को नुकसान पहुंचाने की भी अनुमति नहीं है। क्या मेरी बात स्पष्ट है? अलांडोर के सवाल का जवाब देने से खुद को रोकने की कोशिश करते हुए आर्सलान ने अपने होंठ काट लिए। हालांकि उसकी गर्दन पर लगे पट्टे पर बने चिन्ह तेजी से चमक उठे, जिससे उसके शरीर में असहनीय दर्द होने लगा। फिर भी आर्सलान ने हार मानने से इनकार कर दिया, जिससे अलेंडोर के साथ साथ अन्य एल्फ भी उसकी दृढ़ इच्छाशक्ति की प्रशंसा करने लगे। बुरा नहीं, अलेंडोर ने प्रशंसा में सिर हिलाया। मैं हमेशा से इस राज्य के तथाकथित सच्चे प्रतिभाशाली व्यक्ति से मिलना चाहता था। मुझे लगा था कि आपकी इतनी प्रशंसा महज अतिशयोक्ति है। लगता है उनकी बातों में कुछ सच्चाई भी है। आर्सलान के होठों से खून टपक रहा था, उसने अपना मुंह बंद रखा हुआ था। वह असहनीय दर्द सह रहा था, जिससे उसे लग रहा था जैसे वह मर जाएगा,
लेकिन वह मरने को बेहतर समझता था बजाय उन एल्फों के सामने झुकने के, जिन्होंने ज़ेलानियों को घास की तरह समझा था, जिसे वे जब चाहे उखाड़ सकते थे। हालांकि एल्फ की राजकुमारी ने कहा था कि ऐसा कृत्य एल्फ जैसी श्रेष्ठ जाति के लिए उचित नहीं है, फिर भी एल्फ के कई कुलीन लोगों ने राज्य के बचे हुए लोगों को बंद दरवाजों के पीछे यातनाएं दी और उनकी पिटाई की। यह उनका मनुष्यों को ये समझाने का तरीका था कि वे मात्र चिथड़े हैं जिन्हें एल्फ अपनी मर्जी से रख सकते हैं या फेंक सकते हैं। अत्यधिक यातना और मारपीट ने बचे हुए लोगों को सारी उम्मीदें खोने पर मजबूर कर दिया था। अंत में बचे हुए अधिकांश लोगों ने मार खाकर मरने के बजाय एल्फों के प्रति दास्ता का भाव रखना चुना। उन लोगों का क्या हुआ जिन्होंने एल्फ शासन को मानने से इनकार कर दिया? इनकार करने वालों को या तो सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई या फिर उन्हें जेल भेज दिया गया जहां उन्हें अपमान और यातनाएं दी गईं। स्वाभाविक रूप से ये सार्वजनिक फांसी की सजाएं तब दी जाती थी जब एल्फ राजकुमारी राजधानी से दूर उन अन्य मानव शहरों का निरीक्षण करने जाती थी जो उनके शासन के अधीन आ गए थे। राजधानी में बचे हुए सभी लोगों ने इन सार्वजनिक फांसी की सजाओं को देखा क्योंकि जो लोग इसमें भाग लेने से इनकार करते उनका भी वही हश्र होता। कई फांसी की सजाएं देखने के बाद आक्रमणकारियों के खिलाफ विद्रोह करने की इच्छा उन किशोरों में लंबे समय से गायब हो चुकी थी, जिन्होंने अपनी मर्जी से गुलाम बनना चुना था। एल्व्स के पास गुलामों को बांधने वाले पट्टे असीमित मात्रा में नहीं थे। अलेंडोर ने उन्हें केवल खास लोगों पर इस्तेमाल करना चुना, जैसे कि आर्सलान, जो उसके हाथ लग गया था। उसे अपनी सीमित संख्या में मौजूद गुलामों के पट्टे उन बच्चों और किशोरों पर बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी, जिन्होंने निराशा और हताशा के कारण उनके शासन के आगे झुकने का विकल्प चुना था। ये वह रणनीति थी जिसका इस्तेमाल एल्व्स ने मानव बच्चों को अपने अधीन करने के लिए किया था। अलेंडोर ने आर्सलान की ओर देखा, जो गुलामों की जंजीरों के बावजूद भी उसके सामने झुकने से इनकार कर रहा था। वह उस प्रतिभाशाली मानव को कोई आदेश देने ही वाला था कि सिंहासन कक्ष का दरवाजा खुल गया। एल्वेन राजकुमारी एओविन अंदर आए और जमीन पर घायल और घुटनों के बल बैठे विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति को देखा। एओविन जानती थी कि वह केवल एक पर्यवेक्षक है और उसे एलेंडोर के काम में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए उसने अरसलान को उदास भाव से देखा और कुछ नहीं कहा। आपका फिर से स्वागत है महाराज, एलेंडोर ने मुस्कुराते हुए एओविन का अभिवादन किया। आपको मुझे बताना चाहिए था कि आप लौट रही हैं। मैं आपको स्वयं महल तक वापस ले जाता। धन्यवाद कमांडर एलेंडोर, एओविन ने सिर हिलाया। गलत समय पर आने के लिए क्षमा चाहती हूँ। एलेंडोर मुस्कुराते हुए एओविन की ओर बढ़ा। राजकुमारी, आप मुझसे कभी भी मिलने आ सकती हैं। मैंने इस इंसान को इसलिए गुलाम बनाया है क्योंकि इसने एक ऐसा अपराध किया है जिसकी सजा मौत है। लेकिन चूंकि आप बेवजह की हत्याएं नहीं चाहती थीं, इसलिए मैंने इसे गुलाम बनाना ही बेहतर समझा। एओविन ने आर्सलान को घूर कर देखा, जिसका शरीर दर्द के कारण बार बार कांप रहा था। उसने क्या किया? एओविन ने पूछा। एलेंडोर ने उस इंसान को तिरछी नजर से देखा और फिर अपना ध्यान खूबसूरत राजकुमारी पर केंद्रित कर लिया। वह विद्रोह का नेता था और उसने कई एल्व्स को मार डाला है। आज ही उसने राज्य के बाहरी इलाके में पकड़े जाने से पहले 8 एल्व्स को मार डाला। वह सचमुच बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है। एओविन ने भौहें चढ़ाईं। हालांकि वह शांतिवादी थी, लेकिन ये सुनकर कि उस युवक के हाथों एल्व्स की मृत्यु हुई, आर्सलान के बारे में उसकी धारणा बदल गई। उसका दिल कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह फिर भी एक एल्फ थी और वे ही उसके लोग थे। कमांडर, आप उसके साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं? एओविन ने पूछा। वह जिएगा या मरेगा, यह महारानी की इच्छा पर निर्भर करेगा, एलेंडोर ने बेफिक्र मुस्कान के साथ कहा। पहले तो एओविन एलेंडोर को अरसलान को मौत की सजा देने का आदेश देना चाहती थी, लेकिन उसकी शिक्षिका लेडी आवन ने उसे बताया था कि विवादों को सुलझाने के लिए हिंसा हमेशा एकमात्र उपाय नहीं होती। कुछ देर मन ही मन सोचने के बाद एओविन ने गहरी सांस ली और अपना फैसला सुनाया। राजकुमारी के इस फैसले पर एलेंडोर को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन चूंकि वह उसे रिझाने की योजना बना रहा था, इसलिए उसने मान जाने का फैसला किया। इस तरह राजकुमारी उसके प्रति ऋणी महसूस करेगी, जिसका फायदा उठाकर वह भविष्य में उससे और भी गहरा रिश्ता बना सकता था। बधाई हो, एलेंडोर ने अपने पैर से आर्सलान का सिर उठाते हुए कहा। हमारी राजकुमारी ने तुम्हें अपना सेवक चुना है। उनकी अच्छी तरह सेवा करना। मैंने पहले भी कहा था, लेकिन मैं फिर से दोहराता हूं। तुम्हें किसी भी तरह से उन्हें नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं है। साथ ही जब वह खतरे में हो तो तुम्हें अपनी जान जोखिम में डालकर उनकी रक्षा करनी होगी। यह एक कठोर आदेश है। आर्सलान की गर्दन पर लगा पट्टा और भी तेजी से चमकने लगा। जल्द ही आर्सलान बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा।
गुलामी के पट्टे की शक्ति का विरोध करने की उसकी सहनशक्ति खत्म हो चुकी थी। अलेंडोर ने एक एल्फ वैद्य को किशोर की चोट का इलाज करने का इशारा किया और फिर राजकुमारी को अपने साथ दोपहर का भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। इओविन ने अलांडोर का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वह जानती थी कि कमांडर ने उसी की वजह से मानव दास को बख्श दिया था और इसी कारण वह एहसान चुकाने के लिए बाध्य महसूस कर रही थी। अलांडोर ने एल्फ राजकुमारी का हाथ थामते हुए मुस्कुराहट भरी मुस्कान बिखेरी। अगर उसे मानव दास देने से वह खुश हो जाती तो उसे उसकी कृपा पाने के लिए और भी दास भेजने में कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार वह केवल एल्फ जाति का सेनापति बनकर संतुष्ट नहीं था। नहीं, अलेंडोर की महत्वाकांक्षा कहीं अधिक थी। उसकी इच्छा थी कि वह एल्फ्स का भावी राजा बने। इस तरह वह न केवल सिल्वरमून महाद्वीप पर शासन करेगा बल्कि उन सभी भूमियों पर भी शासन करेगा जिन पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। अध्याय 406 नया कालकोटरी प्राप्त हुआ। हॉटलपूल शहर में स्थित गोब्लिन क्रिप्ट के अंदर विलियम आंखें बंद करके स्थिर खड़ा था। उसके पिता के कहे शब्द अब भी उसके भीतरी हिस्से में गूंज रहे थे। मैं अकेला आया हूं, लेकिन मैं हजारों लोगों में से एक हूं। लाल बालों वाले लड़के ने अपने तेजी से धड़कते दिल पर हाथ रखा, तभी उसके दिमाग में एक छवि उभर आई। एक व्यक्ति काले सींगों और चौड़े फैले पंखों वाले चिमेरा प्रकार के ड्रैगन की पीठ पर गर्व से खड़ा था। उसने अपनी भुजाएं छाती पर बांध रखी थीं और निडर होकर अपने सामने मौजूद दानव जाति की विशाल सेना को देख रहा था। अचानक उसके पीछे कई द्वार प्रकट हुए। गरजती हुई दहाड़ें और चीखें हवा में गूंज उठी, क्योंकि ड्रैगन, प्राचीन जानवर और अन्य विशालकाय जीव क्रोध से युद्ध के मैदान में उतर आए। मैक्सवेल के चारों ओर और भी द्वार प्रकट हुए और उसके सुंदर चेहरे पर एक निर्भीक मुस्कान फैल गई। हजारों हजारों की संख्या में, सैकड़ों, हजारों, लाखों मैक्सवेल की कालकोटरी के राक्षसों की सेना विशाल द्वारों से एक साथ बाहर निकली तो आकाश गहरा काला हो गया। ऐसा लग रहा था मानो वह दुनिया के सभी राक्षसों को अपने लिए लड़ने के लिए बुला रहा हो। असंख्य कालकोटरी राक्षसों के एक साथ दहाड़ने से दानव सेना क्षण भर के लिए रुक गई। उसी क्षण विलियम को समझ आया कि एक समय में केवल एक ही डंजन कॉन्करर क्यों मौजूद हो सकता है। कोई भी सेना, राज्य या साम्राज्य इस विशाल हमले का सामना नहीं कर सकता था। दर्जनों मायरीड बीस्ट्स, सैकड़ों मिलेनियल बीस्ट्स, हजारों सेंटेनियल बीस्ट्स और अन्य शक्तिशाली राक्षस जो क्लास बी और उससे ऊपर के थे। वह दृश्य इतना शानदार था कि विलियम का खून खौल उठा। सच कहूं तो शानदार शब्द उसके लिए काफी नहीं था। उसके दिल में उमड़ रही भावनाओं को शब्दों में बयां करना नामुमकिन था। मैक्सवेल ने अपना सिर घुमाकर विलियम की ओर देखा। उसके पिता के चेहरे पर एक चंचल मुस्कान थी और उन्होंने उसे हल्के से सिर हिलाकर अभिवादन किया। जल्द ही युद्ध के मैदान में एक जोरदार गर्जना गूंज उठी, क्योंकि विशाल राक्षस सेना दानव सेना की ओर बढ़ गई। विलियम ने आकाश में ड्रैगनों को उत्पात मचाते हुए देखा। उसने देखा कि 8 सिर वाले हाइड्रा अपने सभी सिरों से अलग अलग तत्वों की ड्रैगन ब्रीथस छोड़ रहे थे। उसने देखा कि दैत्य अपने हथियारों को दाएं बाएं लहरा रहे थे, जिससे राक्षस सभी दिशाओं में उड़ रहे थे। वह तब तक देखता रहा जब तक कि राक्षसों ने अपने पीछे हटने का संकेत देने के लिए बिगुल नहीं बजाए। राक्षस अविचलित रहे और अपने दुश्मनों का लगातार पीछा करते रहे, जबकि उनके दुश्मन ज्वार की तरह पीछे हटते चले गए। विलियम ने आंखें खोलने से पहले एक लंबी गहरी सांस ली। उसके पिता ने उसे उसकी यात्रा के अंत में मिलने वाली संभावनाओं के बारे में बताया था। आधे एल्फ ने मुट्ठी कसते हुए खुद से एक वादा किया। एक दिन मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा पिताजी, विलियम ने मन ही मन कहा। तब तक मेरी तरफ से मां का ख्याल रखना। उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि एक कोमल हाथ ने उसकी बांह पकड़ रखी है और चिंतित आंखों की एक जोड़ी सीधे उसकी आंखों में देख रही है। क्या हुआ? वेंडी ने पूछा। जब तुमने अंगूठी को कालकोटरी के केंद्र से दबाया तो वह गायब हो गया। उसके बाद तुम सुन्न होकर खड़ी रही और हमने तुम्हें जगाने की कितनी भी कोशिश की, तुम हिली तक नहीं। विलियम ने वेंडी के सिर पर हाथ फेरकर उसे आश्वस्त किया कि वह ठीक है। चलो वापस चलते हैं, हमारा मिशन पूरा हो गया है। वेंडी ने सिर हिलाया और विलियम का हाथ थाम लिया। इयान उनके पीछे पीछे चलते हुए उन दोनों को थोड़ी जगह दे रहा था। ये वेंडी को विलियम के आध्यात्मिक जगत में बिताए समय के लिए मुआवजा देने का उसका तरीका था। विलियम और इयान को एक दूसरे से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। दोनों के दिल एक दूसरे से जुड़े हुए थे, इसलिए लाल बालों वाला लड़का समझ गया कि इयान उसे क्या कहना चाह रहा है। धन्यवाद, विलियम ने टेलीपैथी के माध्यम से कहा। विलियम के पीछे चलते हुए इयान मुस्कुराया। आज रात तुम्हें बिल्कुल नींद नहीं आएगी। क्या ये चेतावनी थी? क्या ये धमकी जैसा लगता है? गोब्लिन क्रिप्ट से बाहर निकलते समय दोनों ने टेलीपैथी के जरिए बहस की।
अब जबकि डंजन कोर रिंग ऑफ कॉन्क्वेस्ट के भीतर गोब्लिन क्रिप्ट में विलीन हो चुका था, होटल पूल का डंजन समय बीतने के साथ धीरे धीरे गायब हो जाएगा। हालांकि विलियम को इस बात का दुख था कि कस्बे के लोग आय का एक स्रोत खो देंगे, लेकिन उसके पास इतना समय नहीं था कि वह श्राप के खत्म होने का इंतजार करे और उसने अपनी निजी सेना को बढ़ा लिया। विलियम, वेंडी और इयान स्पेंसर को यह सूचना देने के लिए आर्मस्ट्रॉन्ग डची लौट आए कि वे उत्तरी क्षेत्रों में वापस जा रहे हैं। स्पेंसर ने अपनी बहन को रोकने की आखिरी नाकाम कोशिश की, लेकिन वेंडी अपने प्रेमी से चिपके रहने पर अड़ी रही। विलियम को वेंडी का साथ अच्छा लगा, जिससे स्पेंसर को सिरदर्द हो गया। अंततः स्पेंसर मान गया और उसने उन्हें अपने डची से संबंधित उड़ने वाली गाड़ियों में से एक दे दी। ग्रिफॉन के बजाय उनकी उड़ने वाली गाड़ी को खींचने वाला लमासू था। जैसे ही जादुई वाहन उत्तर की ओर उड़ान भरने लगा, वेंडी और इयान उड़ने वाली गाड़ी के अंदर आरामदायक बिस्तर पर विलियम के बगल में लेट गए। विलियम ने उन दोनों को गले लगाया और सिस्टम से चर्चा करने लगा कि उनकी अगली कार्रवाई क्या होनी चाहिए। डंजन कॉन्करर जॉब क्लास के अनुसार विलियम के लिए गोब्लिन क्रिप्ट की तरह आसानी से किसी डंजन पर विजय प्राप्त करना संभव नहीं था। हालांकि इस प्रतिबंध ने उसे अपने रिंग ऑफ कॉन्क्वेस्ट में एक और डंजन जोड़ने से नहीं रोका। ताकाम की दूसरी शर्त यह थी कि विलियम 4 शताब्दी श्रेणी के जानवरों को पालेगा। विलियम इस बात का महत्व समझता था क्योंकि फिलहाल उसके पास शताब्दी श्रेणी या उससे ऊपर के शक्तिशाली सहयोगी नहीं थे। ताकाम ने यह भी कहा कि हालांकि विलियम को अपनी सेना को मजबूत करने के लिए मिनोटॉर जाति की संख्या में भी वृद्धि करनी चाहिए, लेकिन 4 शताब्दी श्रेणी के जानवरों को उनके पक्ष में नहीं गिना जाना चाहिए। एर्चितो पहले से ही एक सहस्राब्दी जीव था और लामासूस सभी श्रेणी ए के जीव थे। ताकाम की शर्त यह थी कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि विलियम ने ये 4 शताब्दी जीव कहां से प्राप्त किए, लेकिन मिनोटॉर जाति का कोई भी जीव इन चारों में शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि विलियम को ये दूसरी शर्त असामान्य लगी, लेकिन उसे इसे करने में कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि वह उन दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए एक मजबूत सेना बनाना चाहता था जिनका उसे सामना करना था। विलियम ने अपना स्टेटस पेज चेक किया और पाया कि उसके गोब्लिन क्रिप्ट के ठीक बगल में एक खाली स्लॉट है। जिस पहले कालकोठरी में वह गया था, वह अब हरे रंग की हो गई थी, जिसका मतलब था कि वह एक सहयोगी कालकोठरी थी। रिकॉर्ड किए गए गोब्लिन क्रिप्ट को वास्तविक गोब्लिन क्रिप्ट के साथ मिलाने के बाद विलियम ने रिंग ऑफ कॉन्क्वेस्ट की असली शक्ति के साथ साथ हिडन एबिलिटी डंजन कॉन्करर की शक्ति को भी अनलॉक कर दिया था। वह शक्ति क्या थी? वह क्षमता थी जिसके द्वारा वह हेस्टिया की दुनिया में किसी भी कालकोठरी में बेतरतीब ढंग से टेलीपोर्ट कर सकता था, जो उसके लिए अगली विजय प्राप्त करने के लिए एक कालकोठरी के रूप में काम करती थी। यह एक असाधारण क्षमता थी क्योंकि इसने विलियम को व्यावहारिक रूप से कहीं भी यात्रा करने और अपनी इच्छानुसार किसी भी कालकोठरी पर कब्जा करने की अनुमति दी थी। ये जॉब क्लास तो बिल्कुल पागलपन है, विलियम ने सोचा। वह शुक्रगुजार था कि उसके पिता ने उसे यह शक्ति सौंपने की पर्याप्त तैयारी कर ली थी। अगर यह शक्ति उन लोगों के हाथों में पड़ जाती जो इसका इस्तेमाल विश्व विजय के लिए करते, तो उनके सफल होने की संभावना बहुत अधिक थी। सौभाग्य से एक समय में केवल एक ही डंजन कॉन्करर हो सकता है। विलियम ने राहत की सांस ली और अपने हाथ में मौजूद अंगूठी को देखा, जो बचपन से ही उसके साथ थी। ये वही अंगूठी थी जिसने विलियम को गोब्लिन क्रिप्ट के अंदर पहुंचाया और उसे शेपर्ड जॉब क्लास हासिल करने के लिए मजबूर किया। अगर उस समय रिंग ऑफ कॉन्क्वेस्ट सक्रिय न हुई होती, तो विलियम शायद अपना बचपन बिना किसी खतरे का सामना किए बेफिक्र होकर बिताता। आधा एल्फ ने अपना निर्णय लेते समय गहरी सांस ली। उसने योजना बनाई थी कि नया कालकोठरी उसके 1000 जानवरों की सेना के लिए अपनी संख्या बढ़ाने का स्थान होगा, ताकि वह ड्यूस, एल्फ्स और मरे हुए लोगों की सेना के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर सके, जो उसके अपने 1000 जानवरों के क्षेत्र की शांति को खतरे में डाल रही थी। तो मुझे बस डंजन सर्च क्षमता को सक्रिय करना है और उसे रिंग ऑफ कॉन्क्वेस्ट के साथ सिंक्रोनाइज करना है ताकि उस डंजन से कनेक्शन बन सके। इस तरह मैं अपने 1000 बीस्ट डोमेन को भी उस तक पहुंचने की अनुमति दे सकता हूं। क्या मैं सही हूं, सिस्टम? विलियम ने पूछा। हाँ, हालांकि एक बार कालकोठरी का चयन हो जाने के बाद हम उसे विजय के घेरे से किसी भी हालत में नहीं हटा सकते। क्या आपको इससे कोई आपत्ति नहीं है, मेजबान? ठीक है, चलो शुरू करते हैं। विलियम ने अपनी आंखें बंद की और डंजन सर्च क्षमता का इस्तेमाल किया। उसी समय सिस्टम ने उसके साथ तालमेल बिठाया और विजय की अंगूठी को सक्रिय कर दिया। विजय की अंगूठी सक्रिय हो रही है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, योजक चिन्ह। विलियम के हाथ में मौजूद अंगूठी चमक उठी और उसके केंद्र से एक सुनहरा धागा निकला। वह उड़ती हुई गाड़ी की खिड़की की ओर बढ़ा और उत्तर पूर्व दिशा में चल पड़ा। आधे मिनट बाद यह दक्षिणी महाद्वीप की सीमा पार कर विशाल महासागर की ओर बढ़ गया।
सिस्टम ने स्वर्णिम धागे के प्रक्षेप पथ पर नजर रखी और विजय वलय से जुड़े किसी यादृच्छिक कालकोठरी की खोज की। इस प्रणाली के अनुसार विलियम उस कालकोठरी तक यात्रा कर सकता था, चाहे वह कहीं भी स्थित हो। सरल शब्दों में कहें तो, यदि विजय की अंगूठी द्वारा चुनी गई कालकोठरी किसी दूसरे महाद्वीप पर हो, तो वह महाद्वीपों को पार करके वापस आ सकता था। 5 मिनट बाद गोब्लिन क्रिप्ट के बगल वाला खाली स्लॉट चमक उठा क्योंकि नए डंजन का पंजीकरण हो गया था। विलियम ने अपने स्टेटस पेज पर धीरे धीरे साकार हो रहे कालकोठरी के स्वरूप को देखा। कुछ ही देर में उसके सामने एक भव्य शहर प्रकट हो गया। उसने नए कालकोठरी के चित्र के ऊपर दिखाई देने वाले मोटे नीले अक्षरों को पढ़ा और भौहें सिकुड़ी। यह एक ऐसा नाम था जिससे वह परिचित था और पृथ्वी पर इसे एक पौराणिक शहर माना जाता था। सिस्टम की सूचना उसके दिमाग में गूंज उठी क्योंकि उसमें उस नए कालकोठरी का नाम बताया गया था जिसे उन्होंने हासिल कर लिया था। नया कालकोठरी प्राप्त हुआ। कालकोठरी का नाम अटलांटिस। अध्याय 407 उपवर्ग एकीकरण। अटलांटिस। विलियम ने अपने विजय के छल्ले के अंदर पंजीकृत नए कालकोठरी की जानकारी को देखते हुए बुदबुदाया। योजक चिन्ह। अटलांटिस। बहुत पुराने समय में एक ऐसा पौराणिक शहर हुआ करता था जो अपनी उन्नत संस्कृति और प्रौद्योगिकी के लिए जाना जाता था। इस शहर के दुनिया से गायब होने के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ का कहना है कि अपनी उन्नत तकनीक के कारण ये शहर कई लोगों के लिए अज्ञात नई दुनियाओं और सीमाओं की ओर बढ़ गया। कुछ लोगों का कहना था कि यह विशाल महासागर में कहीं डूबा हुआ है, किसी के द्वारा फिर से खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। सदियों से अनगिनत लोगों ने मिथकों और किंवदंतियों से जन्मी इस नगरी की खोज की है, लेकिन उनमें से कोई भी इसे ढूंढ नहीं पाया। केवल इसका नाम और विरासत ही शेष रह गई, और वह भी समय के साथ भुला दी जाएगी। अटलांटिस का शहर, एक भूली हुई दुनिया का खोया हुआ साम्राज्य। कठिनाई रेटिंग SSR। मंजिलों की संख्या 100। मॉन्स्टर के प्रकार अज्ञात। योजक चिन्ह। इस प्राचीन शहर के बारे में जानकारी पढ़ने के बाद विलियम के मन में उत्सुकता जाग उठी। वह अंदर ही अंदर इस शहर के रहस्यों को जानने के लिए बेताब था। वेंडी नींद में करवट बदलते हुए धीरे से अपना सिर उठाकर विलियम की ओर देखने लगी। हमारी यात्रा अभी लंबी है, विलियम ने उसके माथे पर चुंबन करते हुए कहा। सो जाओ, मैं तुम्हें खाने के समय जगा दूंगा। वेंडी ने नींद में सिर हिलाया और विलियम के गाल पर चुंबन किया, फिर से सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। गोब्लिन क्रिप्ट के अंदर हुई लड़ाई ने उसे और एयान को बहुत थका दिया था। उन्हें उत्तर की ओर पहुंचने में कुछ और दिन लगेंगे, जहां विलियम ने फिलहाल रुकने का फैसला किया। हाँ, बेलफास्ट और ब्रैंडन को परेशान नहीं करना चाहता था, जो राज्य के बाहरी इलाके में बचे हुए लोगों को बचाने का काम कर रहे थे। हालांकि विलियम को यह नहीं पता था कि ड्यूस ने हेलन राजधानी से अपनी काफी सेना वापस क्यों बुला ली, लेकिन उसे आभास था कि यह कोना के अमर भूमि की खोज करने के आदेश के कारण था, जो अब उसके 1000 जानवरों के क्षेत्र में थी। उसे एस्ट की सुरक्षा की चिंता नहीं थी क्योंकि उसने ब्रैंडन को पहले ही बता दिया था कि अगर ड्यूस के सदस्य राजधानी पर दोबारा कब्जा करने के लिए लौट आते हैं तो क्या करना है। साथ ही ब्रैंडन को उसके हत्यारे प्रशिक्षण के दौरान मार्गदर्शन देने के लिए एजियो वहां मौजूद था। जी हाँ, विलियम ने ब्रैंडन को अपने चौथे गुरु एजियो का शिष्य बनाने का फैसला किया। इस तरह प्रधानमंत्री के पुत्र की प्रतिभा व्यर्थ नहीं जाएगी। साथ ही ब्रैंडन जैसा सक्षम व्यक्ति भविष्य में विलियम की निजी सेना के लिए बहुत बड़ा सहारा साबित होगा। विलियम ने यान और वेंडी को अटलांटिस के कालकोठरी में प्रशिक्षण के लिए लाने का भी फैसला किया ताकि उनकी रैंक बढ़ाने में मदद मिल सके और उन्हें वास्तविक युद्ध का अनुभव प्राप्त हो सके। मैं लगभग वह सलाह भूल ही गया था जो इससे ने मुझे देवताओं के मंदिर में दी थी, विलियम ने अपने स्टेटस पेज में फैमिलिया विकल्प खोलते हुए सोचा। योजक चिन्ह। परिवार। प्रथम परिवार सदस्य अशेरा डाई कॉर्डेलिया। होस्ट वेव राइडर स्किल का उपयोग कर सकता है। मेजबान वाटर विप स्किल का उपयोग कर सकता है। मेजबान ने फैमिलिया ओवरसोल कौशल प्राप्त कर लिया है। सभी स्टैट्स में जोड़ 1/5 का एनहांसमेंट बोनस बढ़ाएं। मेजबान और उसके परिवार के सदस्य के बीच सिंक्रोनाइजेशन दर के आधार पर आंकड़ों और क्षमताओं की ताकत बढ़ेगी या घटेगी। सिंक्रोनाइजेशन दर 45%। विलियम यही नहीं रुका और उसने ऐश की निजी जानकारी तक पहुंच प्राप्त कर ली। योजक चिन्ह। नाम अशेरा डाई कॉर्डेलिया। जाति अर्धअप्सरा। आयु 16। जॉब क्लास स्पिरिट फेंसिंग लेवल 32। योजक चिन्ह। अपनी इच्छित जानकारी की जांच करने के बाद विलियम ने प्रयोग करने में सहायता के लिए सिस्टम से परामर्श लिया। योजक चिन्ह। होस्ट, क्या आप ऐश के मुख्य पेशे में एक सब क्लास जोड़ने की कोशिश करना चाहेंगे? हाँ, विलियम ने उत्तर दिया। क्या आप जांच कर सकते हैं कि यह संभव है या नहीं? समझा।
क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। फैमिलिया डेटाबेस से कनेक्ट हो रहा है। राजा के शतरंज के मोहरे और सीपीयू कोर की दिव्यता को सक्रिय करना। कनेक्शन स्थापित हो गया। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। उपवर्ग एकीकरण प्रारंभ हो रहा है। योजक चिन्ह। विलियम धैर्यपूर्वक सिस्टम द्वारा दोनों देवताओं की शक्ति का उपयोग करके फैमिलिया सेटिंग्स को ठीक करने की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रहा था। वह जानना चाहता था कि क्या उसके पास मौजूद जॉब क्लास को एशे को प्रदान करना संभव है, ताकि वह उसकी शक्ति का उपयोग कर सके। इसी के सिद्धांत के अनुसार यदि यह प्रयोग सफल होता है तो मरमेड विलियम को उसके अन्य व्यवसायों के स्तर को बढ़ाने में मदद कर सकेगी, जबकि वह उस श्रेणी के लिए सुसज्जित होगी। विलियम न केवल इसके स्तर को बढ़ाने में सक्षम होगा, बल्कि एशे को भी इससे लाभ होगा, क्योंकि वह उस पेशे की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम होगी जो विलियम उसे प्रदान करना चाहता है। कुछ ही देर बाद विलियम को सिस्टम की जानी पहचानी सूचना की आवाजें सुनाई दी, जो उनके प्रयोग के परिणाम की घोषणा कर रही थी। योजक चिन्ह। डिंग। सबक्लास इंटीग्रेशन को फैमिलिया सेटिंग्स में सफलतापूर्वक जोड़ दिया गया है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। होस्ट अब अपने फैमिलिया सदस्य में किसी भी जॉब क्लास को जोड़ सकता है और उन्हें उसकी शक्ति का उपयोग करने की अनुमति दे सकता है। क्या आप एशेरा डाई कॉर्डेलिया में एक उपवर्ग जोड़ना चाहेंगे? हाँ, नहीं। योजक चिन्ह। विलियम ने सोई हुई जलपरी के सिर पर चुंबन करते हुए मन ही मन हंसा। ऐश ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी क्योंकि वह गहरी नींद में सो रही थी। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसका प्रेमी उसकी पीठ पीछे कुछ ऐसा कर रहा है जिससे भविष्य में उसे लाभ होगा। विलियम ने गंभीर भाव से अपने लिए उपलब्ध जॉब क्लासेस को देखा। वह एशे को एक ऐसी जॉब क्लास देना चाहता था जो उसकी स्पिरिट फेंसिंग जॉब क्लास के साथ अच्छी तरह मेल खाए। इस तरह इससे न केवल उसकी मत्स्यांगना प्रेमिका मजबूत होगी, बल्कि वह उस जॉब क्लास का स्तर भी बढ़ा पाएगा जिसका वह वर्तमान में उपयोग नहीं कर रहा है। काफी सोच विचार के बाद विलियम ने एशे को जियोमेंसर का जॉब क्लास देने का फैसला किया। हालांकि वह अभी भी इस पेशे के लिए आवश्यक योग्यताओं को पूरा नहीं कर पाया था। जियोमेंसर पेशे के लिए फाइटर जॉब क्लास और अर्थ मेज जॉब क्लास का अधिकतम स्तर पर होना आवश्यक था। फिलहाल विलियम का फाइटर जॉब क्लास केवल लेवल 30 पर था। लोन छोड़ने से पहले उसके पास इस जॉब क्लास को प्रशिक्षित करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था, इसलिए वह इसे इसकी अधिकतम क्षमता तक अपग्रेड नहीं कर पाया। सिस्टम। फाइटर को ऐश के सबक्लास के रूप में सेट करें और एक्सपीरियंस पॉइंट आवंटन को 50-50 में विभाजित करें। समझा। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। उपवर्ग एकीकरण सफल। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। योजक चिन्ह। नाम अशेरा डाई कॉर्डेलिया। जाति अर्धअप्सरा। आयु 16। जॉब क्लास स्पिरिट फेंसिंग लेवल 32। उपवर्ग फाइटर स्तर 30। योजक चिन्ह। विलियम ने सहमति में सिर हिलाया। इस तरह ऐश अपनी नई उपश्रेणी के साथ साथ अपनी मुख्य श्रेणी का स्तर भी बढ़ा सकेगी। अपने प्रयोग के परिणामस्वरूप एशे को अनुभव अंक अर्जित करने की क्षमता भी प्राप्त हो गई थी, जिससे वह अपनी रैंक को तेजी से बढ़ा सकती थी। आमतौर पर हेस्टिया की दुनिया में लोग वास्तविक जीवन की लड़ाइयों के माध्यम से और अपनी रैंक बढ़ाने के लिए बीस्ट कोर, मैजिक क्रिस्टल और स्पिरिट स्टोन का उपयोग करके मजबूत होते थे। विलियम दुखी था क्योंकि फैमिलिया सेटिंग से केवल एशे को ही लाभ हो सकता था। उनके बीच के गहरे बंधन के कारण किंग चेसपीस ने जलपरी को विलियम के फैमिलिया सदस्य के रूप में मान्यता दी थी। विलियम को केवल इस बात का अफसोस था कि उसे वैंडी और एस्ट को भी अपने परिवार में शामिल करने के लिए बालिग होने तक इंतजार करना पड़ा। फैमिलिया सदस्य बनने की शर्तें सख्त थीं, इसलिए विलियम इसके आगे बेबस था। फिलहाल वह केवल ऐश के जॉब लेवल बढ़ाने पर ध्यान दे सकता था, साथ ही वैंडी को संसाधन उपलब्ध करा सकता था ताकि वह अपने पेशे मैजिक लांस को आगे बढ़ा सके। जब विलियम की गाड़ी को खींचने वाला लमासू उत्तरी क्षेत्रों की ओर बढ़ा, तो राजकुमारी सिडोनी और मोर्गाना भी फ्रीसिया के राज्य में कड़ी मेहनत कर रही थी। राजधानी पहुंचने के बाद क्रेटोर साम्राज्य ने पश्चिम की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। उनका लक्ष्य अनायशा राजवंश पर विजय प्राप्त करना था, जो वर्तमान में कोनाकेगुड से संबंधित ड्यूस के हिस्से के नियंत्रण में था। असंख्य चींटियों की रानी ने अपनी आंखें खोली जब उसकी चींटी सेना युद्ध के लिए तैयार हो रही थी। हालांकि वह कभी अनायशा राजवंश की रक्षक थी, उसने जरा भी संकोच नहीं किया और अपनी सेना को अपने आह्वान पर एकजुट किया। उसकी स्वामी राजकुमारी सिडोनी ने उसे राजधानी पर नियंत्रण पाने के लिए अपनी सेना को दोतरफा हमले में भेजने का आदेश दिया था। यह पहला युद्ध था जिसमें क्रेटोर साम्राज्य और राजकुमारी सिडोनी की चींटी सेना ने दक्षिणी महाद्वीप पर कभी पूर्ण प्रभुत्व रखने वाले 4 राज्यों में से एक पर नियंत्रण हासिल करने के लिए सहयोग किया था। अध्याय 408 ग्रीष्म संक्रांति का स्वप्न भाग 1। बड़े भाई विलियम के उड़ते हुए रथ से बाहर निकलते ही ब्रियाना उनकी बाहों में कूद पड़ी।
विलियम ने नन्ही बच्ची को अपनी बाहों में उठाया और उसके सिर पर थपथपाया। तुम्हें हमेशा ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर दूसरे लोग तुम्हारा ये भाव देखेंगे तो उत्तरी जनजातियों के अस्थायी महान मुखिया के रूप में तुम्हारी छवि धूमिल हो जाएगी। ब्रियाना ने जीभ बाहर निकालते हुए कुछ कदम पीछे हट गई। विलियम असहाय होकर सिर हिलाता रहा और वैंडी और इयान को उड़ने वाली गाड़ी से उतरने में मदद करता रहा। आर्मस्ट्रॉन्ग डची से किरिंटोर पर्वत श्रृंखला की तीसरी चोटी तक पहुंचने में उन्हें 3 दिन लगे। विलियम और उनके साथियों के महान सरदार के निवास के बैठक कक्ष में बैठने के बाद ब्रियाना ने पूछा, आप यहाँ कितने दिन रुकेंगे बड़े भाई? हम कुछ देर रुकेंगे, विलियम ने उत्तर दिया। आपके सम्राट से मिलने से पहले मुझे कुछ काम निपटाने हैं। ब्रियाना ने सहमति में सिर हिलाया। वह अपने बड़े भाई के मामलों में दखल देना उचित नहीं समझती थी, खासकर तब जब मामला उनके सम्राट से जुड़ा हो, जो किरिंटोर पर्वत श्रृंखला की रक्षा करता था। आप यहाँ जितनी देर चाहे रह सकते हैं, बिग ब्रदर, ब्रियाना ने आत्मविश्वास से अपनी छाती थपथपाते हुए कहा। अभी यहाँ सब कुछ मेरे हाथ में है। विलियम ने मुस्कुराते हुए शरारती अंदाज में ब्रियाना के बालों को हाथ से सहलाया। अब तो तुम बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो, है ना? ठीक है, मैं तुम्हारी मेहमाननवाजी स्वीकार करता हूँ और कुछ देर यहीं रुकता हूँ। वैसे कबीले कैसे हैं? वे सभी पहले ही यहाँ आकर बस चुके हैं। पहले तो वे अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं थे, लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि यह हमारे सम्राट का आदेश है तो उन्होंने अपना मन बदल लिया। आप वाकई जानते हैं कि अपने लोगों से क्या शब्द कहने चाहिए। विलियम के हद से ज्यादा लाड़ प्यार को स्वीकार करते हुए ब्रियाना खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। ब्रियाना के बगल में बैठे राजकुमार अनेस्ट ने आह भरी क्योंकि उन्होंने अपनी मंगेतर और विलियम के घनिष्ठ रिश्ते को स्वीकार कर लिया था। इयान और वैंडी को भी स्नेह के इस प्रदर्शन से कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि वे समझते थे कि विलियम ब्रियाना को केवल एक छोटी बहन के रूप में देखता था, न कि प्रेमिका के रूप में। ओह, मैं लगभग भूल ही गया था, विलियम ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या आप हमें एक बड़े बिस्तर वाला कमरा दे सकते हैं? मैं इयान और वैंडी के साथ कमरा साझा करने की योजना बना रहा हूँ। ब्रियाना ने इयान और वैंडी को देखते हुए अपना सिर झुकाया। वह समझ सकती थी कि विलियम वैंडी के साथ एक ही कमरे में क्यों रहना चाहता है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि इयान भी उनके साथ क्यों शामिल होना चाहता है। क्या मैं जरूरत से ज्यादा सोच रही हूँ? विलियम के अनुरोध को स्वीकार करते हुए ब्रियाना ने सिर हिलाते हुए सोचा। हमारे पास बिल्कुल वैसा ही कमरा है बड़े भाई। उसमें इतना बड़ा बिस्तर है कि 6 लोग आराम से सो सकते हैं। आखिरकार उत्तरी जनजातियों के योद्धाओं की आमतौर पर 2 या 2 से अधिक पत्नियां होती हैं। ब्रियाना को अचानक कुछ समय पहले घटी घटना याद आ गई। अगर विलियम उस समय किरिंटोर पहाड़ों में प्रकट नहीं हुए होते तो दुल्हन चयन समारोह के बाद ब्रियाना के चाचा कॉनल, राजकुमारी एला और विभिन्न जनजातियों की कुछ अन्य महिलाओं से शादी कर लेते। इसके अलावा ब्रियाना को अनायशा राजवंश के दूसरे राजकुमार से शादी करने के लिए भी मजबूर किया जाता, जिसे विलियम ने द्वंद्वयुद्ध के दौरान राख में बदल दिया था। मैं अभी आपके लिए कमरा तैयार करवा देती हूँ बड़े भाई। ब्रियाना खड़ी हो गई। अभी के लिए मैं आपको अनेस्ट से बात करने देती हूँ। मुझे यकीन है कि आप दोनों के पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। ब्रियाना ने विलियम के जवाब का इंतजार किए बिना बैठक कक्ष छोड़ दिया। उसने अपनी नौकरानियों को भी अपने पीछे आने का आदेश दिया क्योंकि वे विलियम, इयान, वैंडी और डेव के लिए कमरे तैयार कर रही थीं। राजकुमार अनेस्ट, आपको उसका ठीक से ख्याल रखना चाहिए, विलियम ने हेलेन साम्राज्य के सबसे छोटे राजकुमार की ओर देखते हुए कहा। अगर आपने उसे रुलाया तो मैं आपको पछतावा करवाऊंगा। राजकुमार अनेस्ट ने विलियम को संक्षिप्त सहमति में सिर हिलाया और फिर हेलेन साम्राज्य के मामलों के बारे में पूछा। विलियम ने कोई भी जानकारी नहीं छिपाई क्योंकि सबसे छोटे राजकुमार को जानने का पूरा अधिकार था। राजकुमार अनेस्ट ने उस समय क्रोध का एक दुर्लभ भाव प्रदर्शित किया जब उन्होंने सुना कि उनके बड़े भाई उस संगठन के साथ मिलीभगत कर रहे थे जो युद्ध और महाद्वीपीय जादू के लिए जिम्मेदार था, जिसने वयस्कों को क्रिस्टल की मूर्तियों में बदल दिया था। सबसे छोटे राजकुमार को विलियम की कहानी पर कोई संदेह नहीं था क्योंकि वह जानता था कि आधा एल्फ अपने भाइयों को फंसाने के लिए झूठी रिपोर्ट बनाने में अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। कुछ देर की चुप्पी के बाद प्रिंस अनेस्ट ने पूछा, वे अब कहाँ हैं? वे अब राजधानी में नहीं हैं, विलियम ने उत्तर दिया। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार संगठन उन्हें अपने मुख्यालय वापस ले गया है। फिलहाल एस्ट और प्रधानमंत्री का पुत्र ग्लैडियोलस की राजधानी के मामलों को संभाल रहे हैं। प्रिंस अनेस्ट ने सिर हिलाया। विलियम ने जिन 2 लोगों का जिक्र किया था उनसे वह अच्छी तरह परिचित थे। ब्रैंडन बहुत ही काबिल हैं, प्रिंस अनेस्ट ने कहा। उनके पिता ने उन्हें इस तरह पाला पोसा है कि वे उनके सेवानिवृत्त होते ही उनकी जगह ले लें।
जहां तक हेड प्रीफेक्ट एस्ट की बात है, जब राजकुमार अनेस्ट ने जादू विभाग के प्रथम वर्ष के छात्रों का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के बारे में सोचा तो उनके चेहरे के भाव नरम पड़ गए। शाही परिवार की अनुपस्थिति में लोगों का नेतृत्व करने के लिए वह एक अच्छा विकल्प है, प्रिंस अनेस्ट ने टिप्पणी की। इसके बाद युवा राजकुमार ने विलियम की ओर गंभीर भाव से देखा और फिर एक प्रश्न पूछा, क्या मैं राजधानी लौट सकता हूँ? शायद मैं उनका बोझ कम करने में मदद कर सकूं, राजकुमार अनेस्ट ने पूछा। मेरी उपस्थिति से बचे हुए लोगों को भी शांति मिलेगी। हालांकि मैं अपने बड़े भाइयों जितना लोकप्रिय नहीं हूं, फिर भी नागरिक मुझे अपने राजकुमार के रूप में पहचानेंगे। विलियम ने अनेस्ट के सुझाव पर विचार करते हुए अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। यह सच था कि युवा राजकुमार के राजधानी लौटने से नागरिकों को कुछ राहत मिलेगी। गहन विचार विमर्श के बाद विलियम ने राजकुमार अनेस्ट से कहा कि वह इस बारे में सोचेगा। उसने तुरंत हाँ इसलिए नहीं कहा क्योंकि उसे संगठन से खतरा था। हालांकि उन्होंने राजधानी से अपनी अधिकांश सेना वापस बुला ली थी, फिर भी वे किसी भी समय लौट सकते थे, जिससे राजकुमार अनेस्ट खतरे में पड़ सकते थे। राजकुमार अनेस्ट भी यह बात समझते थे, इसलिए उन्होंने इस मामले पर जोर नहीं दिया। उन्होंने ऐसा प्रस्ताव इसलिए रखा क्योंकि वे खुद को बेकार महसूस कर रहे थे। ब्रियाना इस समय अपने कबीले की देखभाल की जिम्मेदारी संभाल रही थी, जबकि उनके पास उसके साथ जाने के अलावा और कोई काम नहीं था। राजधानी से कोई खबर न मिलने और इस बेबसी के एहसास ने राजकुमार अनेस्ट को बेहद उदास कर दिया था। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें किसी दूसरे देश में बंधक बनाकर भेज दिया गया हो और वे फिर कभी अपने राज्य में वापस न लौट सकें। योजक चिन्ह। असगार्ड में रात्रि का समय। वेंडी ने अपनी आंखें खोलीं और खुद को एक जाने पहचाने कमरे में पाया। ये पहली बार नहीं था जब उसने ऐसा सपना देखा था और उसे इसकी आदत हो गई थी। विलियम और अपने वयस्क रूप के बीच संबंध बनने की उम्मीद में उसका चेहरा लाल हो गया। उसे यह नहीं पता था कि यह रात उन रातों से अलग होगी जिनका उसने पहले अनुभव किया था। विलियम नहाने के कमरे से बाहर आया तो उसके शरीर का निचला आधा हिस्सा केवल एक तौलिए से ढका हुआ था। वयस्क विलियम के दुबले पतले और सुगठित शरीर को देखकर वेंडी के मुंह में पानी आ गया, जिस पर अभी भी पानी की कुछ बूंदें चिपकी हुई थीं। यह उसी आदमी का शरीर था जिसे देखकर अतीत में अनगिनत बार उसका चेहरा लाल हो गया था। क्या हुआ? विलियम ने पूछा। आज तुम इतने चुप क्यों हो? वेंडी ने पीछे मुड़कर देखा। उसे उम्मीद थी कि उसे अपना वयस्क रूप दिखाई देगा, लेकिन कमरे के अंदर लगे पूरे शरीर को दर्शाने वाले दर्पण में उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। फिर वह बगल में मुड़ी। उसे उम्मीद थी कि वाल्किरी कैप्टन कमरे में रखी कुर्सियों में से किसी एक पर बैठी होगी, लेकिन वह कुर्सी खाली थी। जिस समय विलियम के हाथ ने वेंडी के चेहरे के एक तरफ स्पर्श किया, उसी समय वेंडी को अचानक सच्चाई का एहसास हुआ। क्या तुम बीमार हो? विलियम ने मजाकिया लहजे में पूछा। अभी तुम इतने शांत क्यों हो रहे हो? वेंडी का शरीर कांप उठा और वह तुरंत कुछ कदम पीछे हट गई। फिर उसने चांदी जैसे बालों वाले उस आदमी को दूर रखने और उसे अपने करीब आने से रोकने के लिए हाथ उठाया। रुकिए, यहाँ कुछ गड़बड़ है, वेंडी चिल्लाए। आपने गलत वेंडी को पकड़ लिया है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? विलियम ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने गलत वेंडी को पकड़ लिया है? सुनो, बात वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। मेरा मतलब है, मैं वेंडी हूँ, लेकिन मैं वो वेंडी नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरा मतलब है, मैं वो वाल्किरी कैप्टन वेंडी नहीं हूं जिससे तुमने शादी की थी। वेंडी चिल्लाए। मैं वो नहीं हूं। सफेद बालों वाले विलियम के होठों से हल्की सी हंसी निकल गई। बेशक वह समझ गया था कि वेंडी किस बारे में बात कर रही थी। हालांकि इस समय उसके बालों का रंग चांदी जैसा था, लेकिन शरीर के अंदर कोई और नहीं बल्कि विलियम था जिसने अपने इनक्यूबस जॉब क्लास की शक्ति का उपयोग करके वेंडी के सपने में प्रवेश किया था। उसे यह जानने की उत्सुकता थी कि वेंडी इस समय क्या सपना देख रही है, इसलिए वह झांकने के लिए उसके सपने में प्रवेश कर गया। उसे आश्चर्य हुआ कि वह उसी परिचित परिवेश में था जहां वह अक्सर अपने सपनों में वयस्क वेंडी के साथ प्रेम करता था। उसके शब्दों से तो यही लगता है कि वह यहाँ पहली बार नहीं आई है, विलियम ने सोचा। दिलचस्प। विलियम ने देखा कि वयस्क वेंडी, जो पहले उसकी खूब पिटाई करती थी, अब उसे सावधानी से देख रही थी। उसका लक्ष्य केवल वेंडी के सपने की एक झलक देखना था, लेकिन मौजूदा परिदृश्य ने उसके लिए एक संभावना खोल दी। अगर ऐसा हो जाए तो? विलियम ने अपने सामने खड़ी खूबसूरत महिला को निहारते हुए सोचा। खैर, मुझे जल्द ही पता चल जाएगा। विलियम ने मीठी मुस्कान दी और उसकी मुस्कान देखकर वेंडी कांप उठी। यह उस भेड़िए की मुस्कान थी जो अनजाने में अपने मांद के पास भटक आए बर्फ जैसे सफेद खरगोश को खाने ही वाला था।
स्पष्ट है कि आज रात उन दोनों के लिए एक अलग रात होगी। अध्याय 409 ग्रीष्म रात्रि का स्वप्न भाग 2 रेटिंग -18। अस्वीकरण। इस अध्याय में ऐसे दृश्य हैं जो बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। आपने एच सीरीज का इतना हिस्सा देख लिया है कि आपको पता है कि आगे क्या होने वाला है। यदि आपको इस तरह के दृश्य पढ़ने में असहजता हो रही है तो आप इस अध्याय को छोड़ सकते हैं। मुझसे दूर रहो, अगर तुम और पास आए तो मैं चिल्लाऊंगी, वेंडी ने कमरे के कोने में पीछे हटते हुए कहा। उसने फिलहाल एक अर्धपारदर्शी काले रंग की एक पीस नाइट ड्रेस पहनी हुई थी जो उसके सुडौल शरीर को ढके हुए थी। उस नाइट ड्रेस को देखकर उसे इतनी शर्म आ रही थी कि वह किसी गड्ढे में छिप जाना चाहती थी। जब उसने पहली बार खुद को इस नाइट ड्रेस में देखा तो उसे मन ही मन जलन हुई, क्योंकि चांदी जैसे बालों वाला विलियम उसे इस पोशाक में देखकर बहुत खुश लग रहा था। उसने ये भी देखा कि कैसे उन दोनों ने सुबह 4 बजे तक एक भावुक रात बिताई, जिसके बाद उन्होंने प्रेम प्रसंग बंद करने का फैसला किया। अब जब उसने वही नाइट ड्रेस पहनी हुई थी और वह अपने वयस्क रूप में थी, तो वैंडी को ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई पूरा निगल ही ले। उसने अपने सपनों में देखा था कि चांदी जैसे बालों वाला विलियम कितना सक्षम था। हालांकि वह भी उसी तरह गले लगाए जाने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन उसका दिल केवल अपने प्रिय हाफ एल्फ को चाहता था, न कि उसके सामने खड़े सुंदर चांदी जैसे बालों वाले विलियम को। प्लीज, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, वैंडी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मैं चाहती हूँ कि वही मेरा पहला प्यार हो। मैं तुम्हारे साथ प्यार नहीं कर सकती। सफेद बालों वाला आदमी चलना बंद कर दिया और उसके चेहरे से शरारती भाव गायब हो गया। वैंडी ने सोचा कि अगर उसने सावधानी नहीं बरती तो वह सुंदर आदमी उसकी बात नहीं सुनेगा और उसके करीब आता रहेगा। लेकिन वह आदमी अपनी जगह से हिला तक नहीं। इसके बजाय उसने स्नेह भरी निगाहों से वैंडी को देखा। तुम्हें चिढ़ाने के लिए मुझे माफ करना, वैंडी, विलियम ने कहा। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। विलियम ने अपना हाथ अपने चेहरे पर घुमाया और उसका वयस्क रूप वैंडी के सामने प्रकट हो गया। वैंडी ने उस आदमी के लाल बालों और प्यार भरी निगाहों से उसे देखती हुई हल्की हरी आंखों को देखा। फिर उस सुनहरे बालों वाली खूबसूरत लड़की की नजरें उसके थोड़े नुकीले कानों पर टिक गईं, जिनसे उसके प्रेमी की जाति का पता चलता था, जो वास्तव में आधा एल्फ था। विल, वैंडी ने आधी उम्मीद के साथ पूछा कि जो वह देख रही है वह सच हो। मैं ही हूँ, विलियम ने उत्तर दिया। वैंडी उसे गले लगाने के लिए उसके पास जाने ही वाली थी, लेकिन अंत में हिचकिचा गई। वह कोई गलती नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने पहले सवाल पूछने का फैसला किया ताकि यह पुष्टि हो सके कि क्या ये वही आधा एल्फ है जिससे वह प्यार करती है, या ये सिर्फ उसकी कल्पना की उपज है। आपकी उम्र कितनी है? वैंडी ने पूछा। मैं कुछ दिन पहले ही 15 साल का हुआ हूँ, विलियम ने जवाब दिया। क्या तुमने किया? हाँ, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वैंडी ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। क्या ऐश को पता है? विलियम ने सिर हिलाया। उसने मेरे साथ मेरा जन्मदिन मनाया। वह तो नशे में धुत होकर मुझे चूमने भी लगी। आधे एल्फ ने अचानक अपनी बात रोक दी, जिससे वैंडी काफी उत्सुक हो गई। आगे बढ़ो, जारी रखो, चलो कुछ अलग से इसके बारे में बात करते हैं। विलियम वैंडी की ओर बढ़ा और उसे गले लगा लिया। हालांकि उसे एशे के नशे की हालत में किए गए कारनामों के बारे में बात करने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन वह वैंडी के सामने दूसरी महिलाओं के बारे में बात नहीं करना चाहता था। ओवन और देवी कामदेव ने उसे बताया कि किसी दूसरी महिला के सामने किसी दूसरी महिला के बारे में बात करना निश्चित रूप से बुरे परिणाम देगा। ऐसा होने से रोकने के लिए विलियम ने पहल करते हुए बातचीत का रुख उस विषय से हटाने का फैसला किया। वैंडी ने पहले तो विरोध करने की कोशिश की, लेकिन विलियम के प्यार भरे फुसफुसाहट ने उसके विरोध को ज्यादा देर तक टिकने नहीं दिया। अंत में दोनों एक दूसरे को गले लगाते हुए बिस्तर पर बैठ गए। क्या तुम्हें हमेशा इसी तरह के सपने आते हैं? विलियम ने पूछा। शर्म से चेहरा लाल होते हुए वैंडी ने सिर हिलाया। तुम्हें ये सपना कितनी बार आता है? विलियम ने पूछा। वह जानना चाहता था कि क्या वैंडी के एसगार्ड के सपनों की आवृत्ति उसके अपने सपनों की आवृत्ति से मेल खाती है। कम से कम हफ्ते में 2 बार, वैंडी ने स्वीकार किया। हालांकि अपने डची में लौटने के बाद मेरे सपनों की आवृत्ति बढ़कर हफ्ते में 4 या 5 बार हो गई। वैन ने अपना सिर उठाकर विलियम की ओर देखा। आपका क्या हाल है? हफ्ते में 2 से 3 बार, विलियम ने जवाब दिया। ये उसी रात से शुरू हुए जब मैंने तुम्हें अपनी लॉलीपॉप दी थी। वो रात जब उन्होंने 30 राउंड खेले थे? वैंडी ने पूछा। हाँ, मैंने उसके साथ 30 राउंड किए। क्या आपको कैसे पता चला कि हमने 30 राउंड किए? तुमने उसके साथ 30 बार ऐसा किया। विलियम को अचानक रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई और उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। उस समय मुझे लगा कि यह सिर्फ एक सपना था, विलियम ने जवाब दिया।
उसने मुझसे विनती की कि मैं बिस्तर से बंधे होने के बावजूद उसके साथ प्रेम संबंध बनाऊं। वेंडी ने नाक सिकोड़ी। बेशक उसे वह दृश्य याद था। भला वह उसे कैसे भूल सकती थी। वह रात उसके लिए बहुत यादगार थी। उस रात ने उसे सिखाया था कि प्रेमी एक दूसरे के प्रति अपना स्नेह कैसे प्रकट करते हैं। फिर उस सुनहरे बालों वाली खूबसूरत लड़की ने विलियम का कंधा पकड़कर उसे बिस्तर पर लिटा दिया। भले ही वह सिर्फ एक सपना था और मेरे वयस्क रूप ने तुमसे ऐसा करने की विनती की हो, फिर भी तुमने मेरे एक अलग रूप से प्रेम किया। इसे धोखा माना जाता है। क्या तुम अपना जुर्म कबूल करते हो? जी हाँ, मैं अपना अपराध स्वीकार करती हूँ। विलियम को पता नहीं क्यों, लेकिन वेंडी की वर्तमान शक्ति उसके सपनों में दिखने वाली वाल्किरी कैप्टन की शक्ति के समान थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई पहाड़ उसके कंधों पर दबाव डाल रहा हो और वह उसके चंगुल से हिल भी नहीं पा रहा हो। वेंडी जानती थी कि विलियम की कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे थोड़ी झुंझलाहट महसूस हो रही थी क्योंकि उसके वयस्क रूप ने उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध बना लिए थे जिसे वह सबसे पहले पसंद करती थी। साथ ही उस सपने को भुला न पाने का एक कारण ये भी था कि विलियम ने ये काम 30 बार किया था। वह लड़के को डांटने ही वाली थी कि उसे अपनी पीठ पर कुछ गर्म और सख्त चुभन महसूस हुई। वेंडी ने पीछे मुड़कर देखा तो विलियम के निचले शरीर को ढकने वाला तौलिया एक तरफ हट गया था और तभी उसने अचानक उसे नीचे गिरा दिया। वेंडी ने छोटे विलियम को देखा जो शान से खड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो वह उसे 30 राउंड लड़ने की चुनौती दे रहा हो। उस सुनहरे बालों वाली खूबसूरत लड़की का चेहरा उस रात की तीव्र प्रेम कहानी की याद आते ही शर्म से लाल हो गया, जिसे उसने अपने दिल में बंद कर रखा था। मुझे माफ कर दो, विलियम ने वेंडी की गर्दन के पीछे हाथ रखते हुए और उसे धीरे से अपनी ओर खींचते हुए कहा। मैं गलत था, मैंने उस समय ठीक से सोचा नहीं था। उसके होंठ वेंडी के होंठों से मिल गए और वेंडी ने अनिच्छा से उसका चुंबन लौटाया। विलियम ने कोमल चुंबनों और प्रेम भरे शब्दों से अपनी प्रेमिका को इतना लुभाया कि वेंडी कुछ समय के लिए उसके द्वारा किए गए अपराध को भूल गई। अगली बात जो उसे याद है वह ये कि वह बिस्तर पर लेटी हुई थी और आधा एल्फ उसके ऊपर था। विलियम के हाथ और होंठ उसके पूरे शरीर पर घूमने लगे और इससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। विलियम के कोमल और निरंतर हमलों के कारण, जिससे वह आनंद से तड़प उठी, उसके मन में द्वेष और तर्क वितर्क का जो बोझ था वह पिघल गया। ये पहली बार नहीं था जब विलियम ने अपने सपनों में वयस्क वेंडी के शरीर के साथ प्रेम किया था। हालांकि इस बार यह अलग था। भले ही शरीर उसका नहीं था, लेकिन उसके भीतर वह लड़की थी जिसने इस दुनिया में उससे अपने प्यार का इजहार किया था। वह व्यक्ति जिसे विलियम ने अपनी पहली पत्नी के रूप में पहचाना था। विलियम ने वेंडी को हर जगह चूमा, चाटा, चूसा और काटा। उसने अपनी प्रेमिका के शरीर पर अपनी छाप छोड़ी, यह जताने के लिए कि वह सिर्फ उसी की है। वेंडी अपनी ताकत काफी समय से खो चुकी थी क्योंकि विलियम ने ओवन और लेडी इरोस से सीखे कौशल का उपयोग करके अपनी प्रेमिका को आनंद की चरम सीमा तक पहुंचाया था। सुनहरे बालों वाली उस खूबसूरत लड़की का शरीर उस पल कांप उठा जब वे दोनों एक हो गए। विलियम इस समय अपने इनक्यूबस क्लास में था। वासना की देवी से सीखी हुई तकनीकों के कारण वेंडी की मधुर और कामुक आवाज कमरे में गूंज रही थी। विल, मुझे डर लग रहा है, वेंडी ने विलियम की गर्दन में बाहें लपेटते हुए कहा। मुझे अजीब सा लग रहा है। विलियम ने वेंडी के होठों को चूमते हुए एक पल के लिए विराम लिया। डरो मत, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वेंडी। वेंडी ने अपने प्रियतम की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, विल। कृपया मुझे अपना बना लो। अपने प्रेमी की अनुमति से विलियम ने एक बार फिर अपने कूल्हों को नीचे किया और हर धक्के के साथ आनंद को बढ़ाता गया। अचानक वेंडी का शरीर कांप उठा और उसी समय विलियम ने अपना वीर्य उसके भीतर गहराई तक प्रवाहित कर दिया। सुनहरे बालों वाली वेंडी अपने प्रेमी के वीर्य को अपने गर्भ में भरते हुए महसूस कर रही थी और इसकी तीव्रता के कारण वह लगभग बेहोश हो गई। विलियम और वेंडी हौंफते हौंफते 1 मिनट बीत गया। दोनों ने यह उम्मीद नहीं की थी कि सपनों की दुनिया में उनका पहला मिलन इतना तीव्र होगा कि उन्हें लगा मानो उनकी आत्माएं उनके शरीर से निकल रही हों। खुद को संभालते हुए विलियम ने अपनी प्रेमिका को तीखी निगाहों से देखा। वेंडी ने अपने प्रेमी की आंखों में भूखी नजर देखी और आने वाली घटना के डर और आशंका से उसका शरीर कांप उठा। आज रात तुम्हें बिल्कुल नींद नहीं आएगी, विलियम ने घोषणा की। वेंडी ने आह भरी और खुद को उस आदमी के हवाले कर दिया जिससे वह प्यार करती थी। दोनों को पता था कि यह सिर्फ एक सपना है, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि वयस्क शरीर पाने में उन्हें कुछ साल लग जाएंगे। उनके लिए महत्वपूर्ण ये था कि आज रात, वयस्क होने की प्रतीक्षा करते हुए, वे एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम की पुष्टि करें।
जब वह दिन आया तो विलियम ने कसम खाई कि वह अब और संकोच नहीं करेगा और न केवल वेंडी के साथ बल्कि उन सभी महिलाओं के साथ भी प्रेम करेगा जो उससे प्यार करती थीं। लेकिन फिलहाल उसका सारा ध्यान उस लड़की पर केंद्रित था जिसने उसे अपना दिल खोलने पर मजबूर किया था। एक ऐसी लड़की जिसे वह जीवन भर संजोकर रखेगा, अभी और हमेशा के लिए। अध्याय 410 एक भावुक रात के परिणाम। ऐश ने वेंडी की ओर देखा जो बड़े से बाथटब में बैठी थी। सुनहरे बालों वाली उस खूबसूरत लड़की के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी और वह गर्म पानी में भीगते हुए गुनगुना रही थी। आज तुम खुश लग रहे हो, एशे ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या कुछ अच्छा हुआ? वेंडी खिलखिलाकर हंस पड़ी और फिर सिर हिलाया। उसने ऐश को शरारती निगाहों से देखा जिससे ऐश की जिज्ञासा और बढ़ गई। जलपरी ने यह भी गौर किया कि जागने के बाद वेंडी बिल्कुल बदल गई थी। एशे को यह महसूस हो रहा था कि आज की वेंडी आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरपूर थी, जो कुछ ही दिन पहले की उसकी स्थिति से बिल्कुल अलग थी। पता नहीं क्या हुआ होगा। एशे को अपनी दोस्त के स्वभाव में आए इस अचानक बदलाव के बारे में सचमुच जिज्ञासा थी। उसने वेंडी के वर्तमान हंसमुख स्वभाव को उस हाफ एल्फ से भी जोड़ा जो कुछ महत्वपूर्ण मामलों को निपटाने के लिए इस समय 1020 डोमेन के अंदर थी। क्या हुआ? एशे ने पूछा। बताओ। नहीं बताऊंगी, वेंडी ने शरारती अंदाज में जीभ बाहर निकाली और सपने में खोई हुई सी आंखें बंद कर लीं। सपने में घटी घटनाएं अभी भी उसकी याद में थीं। पहले तो उसने सोचा था कि जागते ही वह इस भावुक सपने को भूल जाएगी। भावुक प्रेम प्रसंग के बाद जब वे एक दूसरे को गले लगाए हुए थे तब उसने अपनी यह चिंता विलियम को बताई थी। विलियम मुस्कुराया और उसने वादा किया कि वह ये सुनिश्चित करेगा कि जागने पर भी उसे वह सपना याद रहे। हालांकि उसे नहीं पता था कि विलियम ने क्या किया, लेकिन पिछली रात की घटनाएं उसकी याद में ताज़ा थीं। दरअसल उसे ऐसा महसूस होता था कि वह इस स्मृति को कभी भी याद कर सकती है और वे छवियां उसके दिमाग में उतनी ही स्पष्ट रूप से प्रवाहित होंगी जितनी स्पष्ट रूप से उस रात की थी जब उन्होंने एक दूसरे से प्यार भरे शब्द फुसफुसाए थे। एशे जानती थी कि उसे वेंडी से कोई जवाब नहीं मिलेगा, इसलिए उसने बाद में विलियम से पूछताछ करने का फैसला किया। उसे अंदर ही अंदर यह आशंका थी कि वेंडी के चेहरे पर जो भी खुशी झलक रही थी वह कोई गंभीर बात थी। मैं बाद में इसकी तह तक जाऊंगी, ऐश ने कसम खाते हुए कहा और वेंडी के साथ बाथटब में चली गई। जो भी वजह वेंडी को इस तरह व्यवहार करने पर मजबूर कर रही है, मैं भी उसका कुछ हिस्सा जानना चाहती हूँ। योजक चिन्ह। 1000 प्राणियों के क्षेत्र के अंदर। दिया, थोर और रैग्नार की हालत देखकर विलियम की रीढ़ की हड्डी में अचानक एक सिहरन दौड़ गई। माँ, क्या आपको अचानक यहाँ ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ? विलियम ने पूछा। ठंडी हवा? एला ने अपना सिर झुकाया। मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। यह मेरी कल्पना ही होगी। बाद में गर्म पानी से नहाना न भूलें। हम पहाड़ों की ऊंचाई पर हैं, इसलिए समय समय पर ठंड लगना स्वाभाविक है। विलियम ने सिर हिलाया। हालांकि उसका शरीर पहले से ही मजबूत था और सर्दी जुकाम से बचाव के लिए उसके पास लिली की लॉलीपॉप भी थी, फिर भी उसने सोचा कि अगर उसके शरीर में कुछ गड़बड़ हो तो सावधानी बरतनी चाहिए। उसने 1000 जानवरों के क्षेत्र का दौरा इसलिए किया था क्योंकि थोर और रैग्नार के शरीर में बदलाव हुए थे। थोर के शरीर पर बनी धारियां और भी स्पष्ट हो गई थीं, मानो वे असली बिजली की लकीरें हों। वहीं रैग्नार का आकार थोड़ा बढ़ गया था, अब वह लगभग थोर के बराबर ही था। केवल दिया ही वैसी ही रही और उसके शरीर में कोई स्पष्ट बदलाव नहीं आया था। क्या आपको लगता है कि वे जल्द ही जाग जाएंगे? विलियम ने पूछा। एला ने सिर हिलाकर सहमति जताई। हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि थोर और रैग्नार का विकास चरण लगभग पूरा होने वाला है। मुझे दिया की चिंता है। वह अभी भी गहरी नींद में है और मुझे उसके शरीर में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। चिंता मत करो, दिया ठीक है। उसका शरीर जादुई क्रिस्टल से पर्याप्त जादुई ऊर्जा ग्रहण कर रहा है। शायद उसके अगले चरण को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए फिलहाल कोई प्रत्यक्ष परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। विलियम ने अपना सिर खुजाया क्योंकि वह जादुई जीवों का विशेषज्ञ नहीं था। अगर एला उसे बता रही थी कि दिया ठीक है तो ये बात सच्ची होगी। क्या तुमने नए कालकोटरी को 1020 डोमेन से जोड़ दिया है? एला ने पूछा। क्रोनोस, अस्लान और बाकी सब अपने नए खेल के मैदान को लेकर बहुत उत्साहित हैं। विलियम ने सिर हिलाया। मैं अभी भी बेस्टियरी को गोब्लिन क्रिप्ट से अटलांटिस डंजन की पहली मंजिल पर स्थानांतरित करने में लगा हुआ हूँ। यह एक बहुत ही नाजुक प्रक्रिया है। मेरे अनुमान के अनुसार सभी के वहां पहुंचने में कम से कम 6 घंटे और लगेंगे। एला ने सहमति में सिर हिलाया। उसने विलियम से यह नहीं पूछा कि वह ये सब कैसे कर पाता है, क्योंकि उसे पूछने की कोई जरूरत नहीं थी।
डेविड ने विलियम की दिव्य शक्तियों के बारे में सारी जानकारी उसे पहले ही दे दी थी, इसलिए उसने उसे अपने हाल पर छोड़ दिया। माँ, क्या आप भी इस नए तहखाने को देखने के लिए उत्साहित हैं? विलियम ने पूछा। हाँ, एला ने जवाब दिया। मुझे लगता है कि बाकी बकरियां भी अपनी सीमा के करीब पहुंच रही हैं। शायद वे 1-2 महीने में विकसित हो सकेंगी। विलियम मुस्कुराया और बोला, मुझे भी यही उम्मीद है। वुल्फ टाइड के बाद से उसने अपने झुंड की 13 बची हुई बकरियों के अलावा और कोई बकरी नहीं पाली थी। उसने ये सुनिश्चित किया कि उन्हें पर्याप्त अनुभव अंक मिले ताकि वे एला की तरह मजबूत और विकसित हो सकें। उन्होंने आधिकारिक तौर पर केवल गोब्लिन क्रिप्ट नामक कालको ट्री का ही पता लगाया था। विलियम अपने जॉब क्लास को अपग्रेड करने के लिए उत्सुक था ताकि वह उस अपरिहार्य युद्ध के लिए तैयार हो सके जो देर सवेर उनके दरवाजे पर दस्तक देगा। विलियम ने एला को अलविदा कहा और मैजिक क्रिस्टल कैवन से निकल गया। उसे कई काम निपटाने थे और उनमें से एक अच्छी खबर थी जो उसे जागने के बाद सिस्टम से मिली थी। वेंडी के साथ अपनी भावुक रात के बाद सिस्टम को एक बहुत ही दिलचस्प घटनाक्रम का पता चला जिसने विलियम को बेहद खुश कर दिया। योजक चिन्ह फैमिलिया ओवर सोल। यह मेजबान को अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने बंधन की शक्ति का उपयोग करने की अनुमति देता है। बंधन की मजबूती के आधार पर मेजबान अपने परिवार के सदस्य की क्षमता का उपयोग कर सकेगा और इसके विपरीत भी। परिवार अशेरा डाई कॉर्डेलिया, वेंडी साय आर्मस्ट्रॉन्ग। उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध नहीं है। योजक चिन्ह परिवार दूसरा पारिवारिक सदस्य वेंडी साय आर्मस्ट्रॉन्ग होस्ट स्टील स्पाइक स्किल का उपयोग कर सकता है। होस्ट स्टील वॉल स्किल का उपयोग कर सकता है। मेजबान ने फैमिलिया ओवर सोल कौशल प्राप्त कर लिया है। सभी स्टैट्स में जोड़ 1-0 का एनहांसमेंट बोनस बढ़ाएं। मेजबान और उसके परिवार के सदस्य के बीच सिंक्रोनाइजेशन दर के आधार पर आंकड़ों और क्षमताओं की ताकत बढ़ेगी या घटेगी। सिंक्रोनाइजेशन दर 35%। योजक चिन्ह किसी अज्ञात कारण से वेंडी को विलियम के परिवार की दूसरी सदस्य के रूप में पंजीकृत किया गया था। हालांकि उन्होंने सपने में ही शारीरिक संबंध बनाए थे, विलियम को यह उम्मीद नहीं थी कि राजा का मोहरा सक्रिय हो जाएगा और वेंडी का नाम उसके परिवार के सदस्य के रूप में दर्ज हो जाएगा। इससे विलियम के लिए नए अवसर खुल गए क्योंकि इससे वह अपनी भावी पत्नी के लिए एक उपवर्ग जोड़ सका जिससे उसकी युद्ध क्षमता में वृद्धि होगी। इतना ही नहीं, वेंडी कालकोट्री के अंदर अनुभव अंकों का उपयोग करके अपनी रैंक और जॉब क्लास के स्तर को भी बढ़ा सकेगी। हालांकि वेंडी के आंकड़ों में कुछ अतिरिक्त जानकारी थी जिसने विलियम को असमंजस में अपना सिर खुजलाने पर मजबूर कर दिया। योजक चिन्ह नाम वेंडी साय आर्मस्ट्रॉन्ग। जाति मानव। आयु 16। जॉब क्लास मैजिक लांसर लेवल 28। उपवर्ग कोई नहीं। लॉक्ड प्रेस्टीज क्लास वाल्कीरी। आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई। वाल्कीरी जॉब क्लास को अनलॉक करने की आवश्यकताएं। सोलमेट स्किल इंपीरियल लांसर दिव्य वंश। योजक चिन्ह विलियम को समझ नहीं आ रहा था कि वेंडी द्वारा आवश्यकताओं को पूरा करने पर अनलॉक किए जा सकने वाले इस छिपे हुए प्रेस्टीज क्लास को देखकर उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। इंपीरियल लांसर को समझना आसान था क्योंकि यह मैजिक लांसर का दूसरा चरण था। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि उसे सोलमेट स्किल और सेलेस्टियल ब्लडलाइन कहां से मिलेगी जो इस प्रेस्टीज क्लास को अनलॉक करने के लिए आवश्यक थी, जिसके बारे में विलियम का मानना था कि इसका वेंडी से गहरा संबंध है। असगार्ड विलियम ने सोचा। पहले तो उसे लगा कि सपने सिर्फ सपने हैं, लेकिन अब उसे लगने लगा कि उसे अपने सपनों में होने वाले किसी भी बदलाव पर नजर रखनी चाहिए। वेंडी की हिडन प्रेस्टीज क्लास इस बात का स्पष्ट संकेत थी कि उन्हें जो सपने आ रहे थे उनके पीछे एक गहरा अर्थ छिपा हुआ था। वेंडी के लिए अपने शरीर में छिपी इस शक्ति को जाने बिना अपना जीवन जीना पूरी तरह संभव था। हालांकि विलियम ने इसे पहले ही खोज लिया था, इसलिए वह वेंडी को इस शक्ति को जगाने में मदद करने की पूरी कोशिश करेगा। विलियम 1020 डोमेन से बाहर निकला और महान सरदार के निवास में अपने कमरे में लौट आया। वह वेंडी को ढूंढने ही वाला था कि उसने इयान को बिस्तर पर बैठे देखा। क्या आपने अपने काम पूरे कर लिए हैं? इयान ने पूछा। विलियम ने सिर हिलाया। अभी भी कुछ काम बाकी हैं, लेकिन फिलहाल मैं खाली हूं। इयान मुस्कुराया और विल की ओर बढ़ा। अगर ऐसा है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वेंडी को क्या हुआ? वह आज इतनी दमक रही है मानो उसे कोई शक्तिशाली सीरम का इंजेक्शन लगाया गया हो जो उसे सालों तक जवान और चुस्त दुरुस्त रखेगा। जब इयान ने मत्स्यांगना का रूप धारण किया और अपना हाथ विलियम की छाती पर रखा तो विलियम का शरीर अकड़ गया। हालांकि विलियम ने कपड़े पहने हुए थे, फिर भी ऐश का हाथ सीधे उसकी छाती में जड़े रत्न पर टिका हुआ था। मुझे नहीं पता तुमने उसे कौन सा खास सीरम दिया है, लेकिन मुझे भी उसका कुछ हिस्सा चाहिए, ऐश ने जिद की।
विल, तुम पक्षपात नहीं कर सकते। क्या तुम मुझे दोगे या मुझे तुम्हें जबरदस्ती देना पड़ेगा? फिर ऐश ने विलियम की कमर को कसकर पकड़ लिया और उसे गले लगा लिया। स्पष्ट था कि जब तक उसकी मांगें पूरी नहीं हो जाती, तब तक वह उस आधे एल्फ को जाने नहीं देगी। आगे की कहानी सुनाने के लिए VMS हिस्ट्री वर्ल्ड सब्सक्राइब करो।